नमस्कार। आईआईसी कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये नेशनलिज्म इन इंडिया का 5वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग दक्षिण अफ्रीका के बारे में जान रहे थे कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो उन्होंने कौन कौन सी घटनाओं को अंजाम दिया है। अंग्रेजों के हिसाब से ये घटनाएं तो बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन गांधी जी ने जो वहाँ किया, इससे गांधी जी काफ़ी फेमस हो गए वहाँ। तो एक घटना को सिलसिलेवार ढंग से हम देख लेते हैं, उसके बाद इस घटनाओं को आगे बढ़ेंगे और चलते हुए देखते हुए चलेंगे कि किस तरीके से गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका की घटनाओं को पूरा करके वो भारत आए हैं और भारत में आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली गांधी जी की पैदाइश तो वैसे दक्षिण यहाँ गुजरात में देख चुके हैं हम लोग कि हम लोग गांधी जी की पैदाइश वहाँ हुई, गुजरात के पोरबंदर में। वहाँ से वो बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करने के लिए वो लंदन जाते हैं। लंदन में वो शाकाहारी समिति के सदस्य भी बनते हैं, जहाँ शाकाहारी भोजन करते हैं। रीजन भी था कि मम्मी का जो दिया गया वचन था वो भी पूरा करना था। लंदन से बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री प्राप्त कर वो भारत आते हैं, राजकोट में। उस समय गांधी जी राजकोट में रह रहे हैं। राजकोट में वो क्या करते हैं कि राजकोट में ही बैरिस्टर की डिग्री ले करके वो वहाँ काम करते हैं। तो कुछ दिनों के लिए वो महाराष्ट्र मुंबई भी जाते हैं वहाँ, और वहाँ जाने के बाद वो वकालत करते हैं, लेकिन उनका मन नहीं लगता तो फिर वो वापस आते हैं। उसके बाद यहीं जब राजकोट में दोबारा आते हैं तो यहाँ उनकी मुलाकात एक व्यापारी से होती है जिनका नाम है दादा अब्दुल्ला। तो ये सारा केस हम लोग देख चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका में उनको बुलाया जाता है, और जब डरबन में पहुंचते हैं गांधी जी, तो डरबन में जब पहुंचते हैं तो दादा अब्दुल्ला से इनकी मुलाकात होती है। उसके बाद 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे वहाँ रहते हैं वो। दादा अब्दुल्ला का जो केस था सैयद हाजी खां, और दादा अब्दुल्ला का केस था जिसमें सैयद हाजी खां को $40,000 देने हैं, $40,000 देने हैं उनको। तो ये केस वो 1 साल के अंदर में ही जीत जाते हैं, और 1 साल के अंदर में जब ये केस जीत जाते हैं तो दादा अब्दुल्ला इनसे काफ़ी प्रभावित होते हैं, तो वो उन्हें अपना वकील बना लेते हैं। इसी बीच आपको मेरठ से की घटना देखने को मिली, जिसमें गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया गया काले और गोरे का भेद होने के कारण, जिसके बाद गांधी जी ने आंदोलन की शुरुआत की। तो मेरठ की घटना के बाद आपको देखने को मिला कि यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पर गांधी जी एक कांग्रेस की स्थापना करते हैं जिसका नाम है नटाल इंडियन कांग्रेस। नटाल इंडियन कांग्रेस जो है अंग्रेजों का विरोध कर रहा है। इसमें बहुत सारे सदस्य हैं। इसमें सदस्यता लेने के लिए आपको किराया लगता है, लेकिन गांधी जी बाद में इस किराए को कम कर देते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जैसे गांधी जी नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं, वैसे ही यहाँ पर एक वॉर की शुरुआत होती है जिसका नाम था बोअर वॉर। 1899 से 1901 तक चला बोअर वॉर। बोअर वॉर में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से गांधी जी ने यहाँ एम्बुलेंस कोर की शुरुआत की, और एम्बुलेंस कोर की जब शुरुआत करते हैं यहाँ, तो गांधी जी जितने भी लोग हैं जो घायल हो रहे हैं उन लोगों को सेवा उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। और सेवा जब उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात ये रही कि जितने भी लोग युद्ध में मारे जा रहे हैं उन सभी को वो सलाह देने का काम, चिकित्सीय सलाह देने का काम, डॉक्टरी इलाज का काम, सारा काम गांधी जी कर रहे हैं। इसमें 1100 लोगों का मेंबर जुड़ा हुआ है। इस कमेटी में एम्बुलेंस कोर सर्विस में 1100 लोगों का मेंबर जुड़ा हुआ था। इसी कारण गांधी जी ने जब इनकी सहायता की अंग्रेजों की, इसीलिए इनको दिया गया बोअर मेडल। ठीक है, आगे के में हम जब देखेंगे बोअर मेडल तो देख ही चुके हैं। उसके बाद कुछ जो पदक था बोअर मेडल मिलने के बाद गांधी जी को ऐसा लगा कि शासन में भागीदारी हो रही है, और अंग्रेज जो हैं अब दक्षिण अफ्रीका से ये सारे जो नियम है वो समाप्त कर देंगे। ये सारे नियम समाप्त कर देंगे, जिसके कारण क्या होगा कि सारा का सारा जो सिस्टम है जो दक्षिण अफ्रीका में चलाया जा रहा है वो सिस्टम समाप्त हो जाएगा। और जब सिस्टम समाप्त हो जाएगा तो सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि गांधी जी यहाँ दक्षिण अफ्रीका में रह करके बहुत सारे जो कानून हैं उन कानून का अंत कर देंगे। लेकिन कुछ ऐसा सिस्टम बन गया जो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को बहुत परेशान किया। जैसे एक रंग भेद का कानून रहा, उस रंग भेद के कानून में गांधी जी को ट्रेन से निकाल दिया गया, ट्रेन से धक्के देकर निकाल दिया गया है। ऐसी बहुत सारी घटनाओं को हमने अध्ययन किया है। इन घटनाओं में हम क्या देखेंगे, इन घटनाओं में हम ये देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी जब यहाँ पहुँचते हैं तो नटाल में जो नटाल में जो कोर्ट होता है उस कोर्ट में ये कार्य करते हैं। कार्य क्या था कि सबसे पहले ये रजिस्ट्रेशन या पंजीयन करवाते हैं। पंजीयन कराने वाले ये
पहले वकील होते हैं। ठीक है, ये सारी घटनाओं को हमने देख लिया है। ये सारी घटनाओं के बाद हम लोगों ने कहाँ पहुंचे हम लोग? ये सारी घटनाओं के बाद हम लोग पहुंचते हैं दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर? तो दक्षिण अफ्रीका में पहुंचते हैं बोअर वॉर। बोअर वॉर के कारण क्या होता है? बोअर वॉर की घटना के बाद हमें ये देखने को मिला कि जो बोअर वॉर हुआ उसमें डच लोग जो शामिल थे, ये डच लोगों का कुछ प्रदेश था जीता हुआ। ये प्रदेश उन्होंने, जो क्षेत्र था उन्होंने छीन लिया था। भारतीय जो रहते थे वहाँ पर, तो जो भारतीय लोग रहते थे ये प्रदेश उन लोगों से छीन लिया गया। छीन लिया गया का मतलब ये नहीं कि युद्ध करके छीन लिया गया। छीन लिया का मतलब ये कि वहाँ उन लोगों ने लोगों की जमीनों को छीनना शुरू किया, लोगों की संपत्तियों को हड़पना शुरू किया। कौन लोग? ये सब जो हैं वो डच लोग हैं। ये डच लोग यहाँ उन लोगों की संपत्तियों को पूरी तरह से हड़पना चाह रहे हैं। ठीक है, पूरी तरह से उनकी संपत्तियों को हड़पना चाह रहे हैं। तो इस समय जहाँ पे नटाल का क्षेत्र है, वो नटाल का क्षेत्र पूरी तरह से डचों का है उस समय। अब जब अंग्रेज यहाँ आएंगे तो बोअर वॉर में डचों से युद्ध करेंगे, नटाल छीनेंगे और केप छीनेंगे। और एक रहा क्या, ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट, ये सब डचों का है। पता चल गया अंग्रेजों को कि यहाँ सोने की खान मिली है, तो अंग्रेजों ने इन पर भी अधिकार कर लिया। अब जब अधिकार कर लेते हैं तो गांधी जी यहीं पे एम्बुलेंस को सेवा की शुरुआत करके इन लोगों को, जो घायल हैं युद्ध में, उन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करते हैं। तो इसमें वॉर मेडल भी मिलता है, और जो जितने भी लोग थे उन लोगों को भी वॉर मेडल की शुरुआत की जाती है, वॉर मेडल दिया जाता है। उसके बाद गांधी जी 1901 में जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं, तो मैंने बताया था कि भारत आने के बाद ये कांग्रेस के कमेटी में शामिल होने के लिए यहाँ पहुँचते हैं, अधिवेशन में शामिल होने के लिए पहुँचते हैं। तो कांग्रेस के अधिवेशन की शुरुआत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखेंगे। 1901 ईस्वी में जब गांधी जी भारत आए, ऐसा नहीं कि गांधी जी भारत आते जाते नहीं थे, गांधी जी भारत आए दक्षिण अफ्रीका से 1901 ईस्वी में, और यहाँ कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लेने के लिए। और जब कांग्रेस के सम्मेलन में ये भाग लेते हैं तो इस समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे हैं दिनसा ए बाचा। यहीं पर इनकी मुलाकात बहुत सारे राजनेताओं से होती है। तो मैंने अभी बताया क्या कि वॉर के बाद क्या हुआ कि उस सारे स्टेट को खाली करा दिया गया था, और खाली करा देने के कारण क्या हुआ कि ये सारे प्रदेशों पर कब्जा हो गया था। किनका? इन सारे प्रदेशों पर कब्जा हो गया था ब्रिटिशों का। अब ब्रिटिश यहाँ पर एक क्राउन स्टेट बनाने की मांग कर रहे हैं। तो क्राउन स्टेट बनाना है, इसका मतलब क्या है कि अब जो लोग वहाँ फिर बसेंगे तो वो सारे लोग कौन होंगे? जो ब्रिटिश होंगे उनको फ्री में बसा दिया गया है। और भारतीयों को बचने के लिए यहाँ पर क्या किया जाएगा कि 3 पाउंड का टैक्स देना पड़ेगा। ये तो नाइंसाफी वाली बात थी। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि गांधी जी जब भारत में है तो गांधी जी को भारत से बुलाया जाएगा। गांधी जी भारत से बुलाया जा रहा है गांधी जी को, क्यों? क्योंकि एक सम्मेलन होने वाला है, क्योंकि एशियाई मामलों के जो प्रतिनिधि हैं, जो ब्रिटेन के हैं, ब्रिटेन के सरकार में शामिल, उनका नाम है चेम्बरलेन, वो यहाँ पहुंचने वाले हैं दक्षिण अफ्रीका। और जब वो दक्षिण अफ्रीका पहुंचने वाले हैं तो उनके सामने रहेगा कौन? ऐसा बोलने वाला, उच्च प्रतिनिधित्व की क्षमता वाला कौन है? गांधी जी। तो गांधी जी इस समय भारत में है तो उनको गांधी जी को बुलाया जाता है। गांधी जी 1902 में यहाँ पहुंचते हैं, चेम्बरलेन से बात करते हैं, लेकिन मामले का कोई हल नहीं निकलता है। और जब मामले का कोई हल नहीं निकलता है तो क्या किया जाएगा? मामले का जब कोई हल नहीं निकलेगा तो गांधी जी पत्र पत्रिकाओं, मैगजीनों के माध्यम से अंग्रेजों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेज जो हैं मूर्ख रह गए। अंग्रेज समझे नहीं गांधी जी की बात। क्या किया जाए? तो अंग्रेज जब गांधी जी की बात समझ नहीं रहे हैं तो अंग्रेज हैं। गांधी जी भी गांधी जी हैं। गांधी जी ने क्या किया कि पत्र पत्रिकाओं, देखिए गांधी जी हिंसा तो शुरू से नहीं करते थे, एक शर्मीले स्वभाव के तो शुरू से ही, बहुत मुश्किल से उन्होंने अपने शर्मीले स्वभाव पर काबू नियंत्रण पाया है। तो गांधी जी हिंसा नहीं करते थे, गांधी जी ने हिंसा का रास्ता कभी अपनाया ही नहीं। अब रही बात ये कि अंग्रेजों को समझाया कैसे जाए, तो अंग्रेजों को समझाने का और भी कई तरीके थे। जैसे मैंने बताया कि अंग्रेजों को समझाने के लिए नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना करते हैं वो। उसके बाद नटाल इंडिया कांग्रेस में के जो सदस्य हैं वही बुला रहे हैं गांधी जी को। कहाँ से? भारत से, क्योंकि वो कांग्रेस की अध्यक्षता में शामिल होने जा गए हैं।
तो गांधी जी को बुलाया गया, नटाल इंडिया कांग्रेस वाले लोगों ने बुलाया यहाँ कि चैम्बरलेन से आप बात कीजिए, और जो भारतीय लोगों को बसाने की बात हो रही है नटाल क्षेत्र में, उन लोगों को बसाने के लिए हम एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का के बिल क्यों दें, इतना पाउंड का जो बिल है हम क्यों दें, 10 शिलिंग से 12 शिलिंग तो बेचारे लोग कमाते ही हैं, और इतना पैसा वो लोग पाउंड के हिसाब से पैसा देंगे, तो नाइंसाफी वाली बात है। लेकिन गांधी जी के समझाने के बावजूद ये एक्ट पास हो गया, कब? 1907 में। याद रखेंगे, एशियाटिक एशियन जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है, जिसमें भारतीयों को बसाने के लिए, एशियाई लोगों को बसाने के लिए वहां पाउंड का टैक्स देना पड़ता था, तो ये पास कर दिया गया। और जब पास कर दिया गया है तो सबसे बड़ी बीमारी ये रही कि ये कानून पास हो गया तो लोगों घर से बेघर हो गए। अब जिन लोगों के पास पैसा है वही तो दे सकते हैं वहाँ, जो लोग घर से बेघर हैं तो वो लोग क्या देंगे। तो इन लोगों को बसाने के लिए गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की शुरुआत की। ये याद रखेंगे, फिनिक्स आश्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था कि फिनिक्स आश्रम दक्षिण अफ्रीका का एक शहर ही है फिनिक्स। तो गांधी जी के मन में शहर के बारे में ख्याल तो रहा ही होगा, लेकिन फिनिक्स एक चिड़िया के बारे में भी मैंने बताया था कि वो एक अमर चिड़िया है, 500 से 1000 वर्ष वो जिंदा रहती है, और जब वो मरती है तो अपने चारों ओर घोंसला बना करके लकड़ी का उसमें कूद जाती है, मतलब जलती है, और वहीं पर वो अंडे देती है। और अंडा जब फूटता है, जब वो जल जाती है तो उसमें अंडा फूटता है, और वो एक छोटी सी पंछी फिर निकल करके आती है, वो भी फोनिक्स ही है। तो इसका मतलब वो अमर है, उसका पुनर्जन्म माना जाता है। किसका? तो फिनिक्स का। ठीक है। अब ये फिनिक्स चिड़िया के नाम से शायद गांधी जी को ये लगा होगा कि फिनिक्स शहर तो है ही है, लेकिन अगर फिनिक्स के नाम से ये रखे तो शायद हमारा आश्रम अमर हो जाए। तो इस आश्रम में की शुरुआत 1904 में की गई, और 1904 में जब ये आश्रम की शुरुआत करते हैं तो गांधी जी के साथ बहुत लोग भी शामिल रहे। गांधी जी के साथ बहुत लोग शामिल रहे कि मैंने कल बताया था कि इस आश्रम में बहुत सारे लोग शामिल थे। तो थोड़ा सा एक सिलसिले पर निगाह से हम इसकी ओर देखेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है। तो फिनिक्स आश्रम की शुरुआत करने वाले जो लोग हैं उनमें गांधी जी भी हैं। गांधी जी के भतीजा है एक, उनका नाम छगन लाल है, इनका नाम याद रखेंगे। वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन गांधी जी के सदस्य के रूप में आप इसे याद रख सकते हैं। ये यहीं फिनिक्स आश्रम में रहते थे। ठीक है। फिनिक्स आश्रम में वैसे लोगों को रखा गया है जो उस क्षेत्र से बाहर हो गए हैं जहां से अंग्रेजों ने एशियाटिक रजिस्ट्रेशन बिल पास किया है, नटाल क्षेत्र में रहने वाले भारतीयों को हटा दिया गया, तो ये फिनिक्स आश्रम में रहेंगे। अब बात ये है कि गांधी जी के पास इतने पैसे नहीं है कि इन सभी लोगों को यहाँ रखा जा सके, लेकिन गांधी जी फिर भी हिम्मत नहीं हारते हैं, इन सभी के लिए यहाँ पर आश्रम की व्यवस्था करवाते हैं। ये आश्रम, ये गांधी जी का ही परिणाम था कि मेहनत का परिणाम था कि ये 20 एकड़ से 80 एकड़ तक फैल गया। वो अलग बात है कि गांधी जी का साथ बहुत लोगों ने दिया। ठीक है। इसी आश्रम में नाम सुने होंगे कि पारसी रुस्तम गांधी जी का बहुत साथ देते हैं। 1000 एकड़ की जमीन जो है, 80 एकड़ की जमीन बहुत रकम में इनको खरीदा गया था। तो इसका जो खरीदने के लिए पैसे भी रुस्तम जो हैं, पारसी रुस्तम, सेठ पारसी रुस्तम उनका नाम था, उन्होंने दिया। ठीक है। अपने फैक्ट्री के बहुत सारे चादर हैं, बिस्तर हैं, सब गांधी जी को दिया उन्होंने। गांधी जी के साथ कदम से कदम मिला करके दक्षिण अफ्रीका में वो खड़े हैं। ठीक है। और उसके बाद वो जब दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की शुरुआत करते हैं तो यहाँ गांधी जी कहते हैं कि देखिए पैसे तो हमारे पास इतने नहीं है कि हम सबका ख्याल रख सकते हैं, लेकिन आप लोग श्रमदान कर सकते हैं। श्रमदान करने के बाद जो पैसा आएगा वो आप लोगों में बांट दिया जाएगा, या बाद में जब हमारा आश्रम बहुत अधिक विकसित होगा तो उसमें आप लोग मंथली पे भी काम कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि इस आश्रम में सिखाया क्या जाता है, तो इसमें व्यापारिक शिक्षा दी जाती है, एजुकेशन, कमर्शियल एजुकेशन की शिक्षा, सेल्फ डिफेंस की शिक्षा, स्वावलंबन होने की शिक्षा सिखाई जाती है कि हम लोग अपने पैरों पर कैसे खड़े हो सकते हैं। जब इसकी शिक्षा दे दी जाती है तो लोग बाहर भी निकल करके अपना काम कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपने संस्कार, अपने रीति रिवाज को भूलना नहीं है। ये सारी बातें इस आश्रम में सिखाई गई। तो इसी समय कुछ लोगों का ख्याल आया कि क्यों ना यहाँ पर अंग्रेजों का विरोध करने के लिए एक पेपर की शुरुआत कीजिए, एक पत्रिका की शुरुआत कीजिए, जिसका नाम इन्होंने रखा इंडियन ओपिनियन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में कौन सी पत्रिका लिखी गई है, तो 1909 में इंडियन ओपिनियन लिखी गई है। इसी के एक साल बाद 1910 में वो हिंद स्वराज लिखते हैं, एक पत्रिका है। तो उसके बारे में हम अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है।
तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका का जो सुझाव है, मैंने बताया था कि मदनजीत सिंह देते हैं, और इंडियन ओपिनियन पत्रिका का सुझाव मदनजीत सिंह देते हैं। उसके बाद इसके जो एडिटर बनते हैं ना, वो मनसुख लाल होते हैं। कहाँ गलती है कहाँ सही वो देखने का काम मनसुख लाल करते हैं, और इसको प्रिंट करने का जो काम है वो गोविंद स्वामी करते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, गोविंद स्वामी का नाम याद रखेंगे। और इन सब के चीफ एडिटर कौन है, तो गांधी जी। क्या सही है क्या नहीं, लास्ट बार में तो उन्हीं को देखना है, हेड ऑफिस है वो। उसके बाद जो इस प्रिंट प्रेस को स्थापित करने में पारसी रुस्तम साहब का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऐसा नहीं कि हम छगनलाल को भूल सकते हैं। छगनलाल जो गांधी जी के भतीजा हैं, वो आगे चल करके बहुत बड़ा योगदान देंगे इसमें। तो न केवल इंडियन ओपिनियन में, बल्कि सत्याग्रह की शुरुआत करने में भी उनका योगदान रहेगा, क्योंकि वही राय देते हैं कि क्यों ना आप इस सत्याग्रह करें। तो ये योगदान रहेगा, उसको हम आगे देखेंगे, बहुत अच्छी तरह से डील करेंगे उसके बारे में। और गांधी जी के बारे में और अच्छे तरीके से डीपली हम अध्ययन करेंगे तो ये पता चलता है कि गांधी जी 1907 में ही इसकी शुरुआत कर चुके हैं, सत्याग्रह की शुरुआत कर चुके हैं। और 1907 में जब सत्याग्रह की शुरुआत कर चुके हैं तो इसी सत्याग्रह का हिस्सा रहा है इंडियन ओपिनियन। इसी सत्याग्रह का हिस्सा रहा है, एक आश्रम के बारे में बताया था मैंने, फिनिक्स आश्रम। इसी सत्याग्रह का हिस्सा रहा है। फिनिक्स आश्रम की शुरुआत 1906 में हुई, लेकिन इसी सत्याग्रह का हिस्सा रहा है कौन सा, इंडियन ओपिनियन। और इसी सत्याग्रह का हिस्सा रहा है एक और पत्रिका जिसका नाम है हिंद स्वराज, नाम याद रखेंगे। ऐसे ये नहीं है कि गांधी जी ने यही एक दो पत्रिका लिखी है। गांधी जी की पत्रिका की एक बहुत बड़ी लिस्ट है। अब जब मैं उसको सिलसिलेवार ढंग से बताना शुरू करूंगा तो उसमें पता चलेगा कि गांधी जी ने कौन कौन सी पत्रिका लिखी है। एक जब गोपाल कृष्ण गोखले की मुलाकात होती है 1912 में, तो वो एक एथिकल रिलीजन पुस्तक देते हैं गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को। तो उसमें ऐसी बातें लिखी गई हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले साहब पढ़ करके वो खुश हो जाते हैं, और गांधी जी प्रस्ताव रखते हैं कि आप हमें अपना राजनीतिक गुरु बना लें। तो गोपाल कृष्ण गोखले उनके प्रस्ताव को मंजूर कर लेते हैं और राजनीतिक गुरु बन जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी पत्रिकाएं हैं जिनसे न केवल गांधी जी का स्वयं व्यक्तित्व बदला है, बड़े बड़े लोगों का व्यक्तित्व गांधी जी ने बदल दिया। जो लोग गांधी जी की बुराई करते थे वो उस समय जब भारत आएंगे तो गांधी जी के साथ खड़े पाएंगे। जब हम भारत पहुंचेंगे गांधी जी के साथ, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले उनके विरोधी हुआ करते थे, वो भी वकील थे और ये भी वकील हैं। कौन, तो गांधी जी पहले उनके विरोध में खड़े थे वो, लेकिन गांधी जी के व्यक्तित्व का प्रभाव इतना रहा कि वो इनके समर्थन में चले हैं। और जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ, जब तक गांधी जी की मृत्यु नहीं हुई, तब तक मृत्यु तक उनके साथ खड़े रहे वो। जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व को देखिए, वो गांधी जी से प्रभावित थे। कुछ मामलों पर उनके विचार नहीं मिलते थे, वो अलग सी बात है, लेकिन गांधी जी के विचार बहुत लोगों से मिलते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो गांधी जी के विचार को नहीं भी मानते थे लेकिन सम्मान करते थे गांधी जी का। ठीक, जैसे भीमराव अम्बेडकर साहब का जो विचार है वो गांधी जी से कम मिला। कुछ मामलों पर गांधी जी के विचार नहीं मिले, जैसे कम्युनल अवार्ड में जब हम भारत पहुंचेंगे, अभी तो हम लोग दक्षिण अफ्रीका में ही हैं, जब कम्युनल अवार्ड आएगा, सांप्रदायिक पंचायत की बात करेंगे, तो इसमें पता चलेगा कि अंग्रेजों ने हिंदुओं को लड़ाने के लिए, मुस्लिमों को लड़ाने के लिए हिंदुओं की जातियों को अलग कर दिया है। तो इसमें गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के मतभेद हो जाते हैं, तो ये पढ़ेंगे हम लोग किस तरीके से गांधी जी ने इन सभी मामलों को सुलझाया है, वो सभी का अध्ययन करेंगे बहुत अच्छी तरह से। ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये अध्ययन हो रहा है, किस तरीके से गांधी जी का व्यक्तित्व निखर रहा है। ये एक बात रहेगी, इस बात का हम लोग बहुत दिल से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। कहाँ पर हम लोग हैं, तो अभी हम लोग हैं दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के साथ। गांधी जी ने जिन दिन घटनाओं की शुरुआत की है वो हम लोग इस तरीके से देख रहे हैं, गांधी जी के नजरिए से देख रहे हैं, ताकि आप लोग भी गांधी जी के नजरिए से उन्हें देखें। उस आंदोलन को, उस सत्याग्रह को हम लोग गांधी जी के नजरिए से देख रहे हैं। इसलिए ये वीडियो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम लोग गांधी जी के नजरिए से चल रहे हैं। ठीक है ना, बात क्लास की नहीं है, बात है कि गांधी जी के जो व्यक्तित्व को हम लोग कैसे अपने अंदर उतार सकते हैं, गांधी जी की दी हुई शिक्षाओं को हम लोग किस तरीके से अपने अंदर उतार सकते हैं, उनकी मोरालिटी को किस तरीके से हम लोग अपने अंदर समावेशित कर सकते हैं। ये सभी बातों को हम लोगों को देखना है, उनकी दी गई शिक्षाओं को हम लोगों को देखना है। बहुत सारे लोग गांधी जी के विरोधी भी रहे हैं, लेकिन सभी लोग गांधी जी का सम्मान करते थे और आज भी करते हैं। उनकी दी गई शिक्षाएं, उनके जो विचार हैं,
वो आज भी लोग पढ़ते हैं। तो ये बातें हैं, इसलिए हम ये जो वीडियो बना रहे हैं, ये टीचिंग जो चल रहा है, ये जो शिक्षा दी जा रही है, बस सिर्फ इसलिए है कि गांधी जी के पर्पस को बहुत अच्छी तरीके से समझाया जा सके। बस इतना ही नहीं कि गांधी जी कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ से वकालत की और भारत में कौन कौन से आंदोलन किए, सिर्फ यही मेरा मोटिव या उद्देश्य नहीं है। गांधी जी के व्यक्तित्व के बारे में पूरे लोगों को बताना ये मेरा मेन उद्देश्य रहा है। और केवल गांधी जी ही नहीं, जितने भी नेशनलिज्म इंडिया में आएंगे, जैसे जवाहरलाल नेहरू हैं, ठीक है, पढ़ेंगे आगे चल के भगत सिंह जी के बारे में, जितने भी रिवोल्यूशनरिस्ट हैं, जितने भी जो क्रांतिकारी, उन सभी के बारे में ऐसी ऐसी जानकारी जो अभी आप लोगों के से छूट गई है या आप लोगों को अभी पता नहीं है, वो सारी जानकारी एक डील तरीके से विस्तार पूर्वक दिया जाएगा, ताकि उन लोगों का व्यक्तित्व, उन लोगों की शिक्षाएं भी हम लोग अपने जीवन में उतार सकें। ये एक मोटिव होना चाहिए। एक तो शिक्षा, एजुकेशन, कि एक भी परीक्षा में एक भी सवाल ना छूटे, एक भी क्वेश्चन ना छूटे, और क्वेश्चन के साथ साथ हम अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में भी इन सब विचारधाराओं को भर लें। तो क्यों ना, जब पढ़ना है तो एक बार पढ़ें और हमेशा के लिए याद रहे। इसलिए मेरा एक उद्देश्य है, एक मोटिव है कि एक बार में ही हर जितने भी महानुभाव हैं, जितने भी महापुरुष हैं, उन सबको की बातों को, उन सबके जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को बारीकी से डील करते हुए आप लोगों तक पेश किया जाए। ये मेरी गारंटी रहेगी कि एक भी क्वेश्चन जब मैं गांधी जी की व्यक्तित्व को बता दूंगा, तो चाहे कोई भी एग्जाम हो, किसी भी तरीके का एग्जाम हो, एक क्वेश्चन गांधी जी के कोर्स से आपका नहीं छूटेगा। ठीक है। तो हम लोग गांधी जी के बारे में जब इंडियन ओपिनियन पत्रिका पढ़ रहे हैं, तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका में जितने भी कैरेक्टर हैं मैंने बता दिया है कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका की शुरुआत कब हुई, इंडियन ओपिनियन पत्रिका को के एडवाइजर कौन थे, गांधी जी को एडवाइस किसने किया, इंडियन ओपिनियन पत्रिका को किसने छापा, एडिटर कौन थे, मनसुख लाल, चीफ एडिटर कौन थे, तो गांधी जी थे। इस पत्रिका में धन कुछ जो लगाया है वो पारसी रुस्तम ने लगाया है। ठीक है। अच्छा, इस पत्रिका को पहले कहाँ छापा गया था, तो पहले मर्क्यूरी एक ये है प्रेस है, वहां छापा गया था। तो ऐसी बारीकी घटनाओं को जब हम सिलसिलेवार ढंग से अगर अध्ययन करते हैं या नोटबुक में नोट करते हैं, तो एग्जाम ऐसा नहीं हो सकता है कि एग्जाम से कोई भी क्वेश्चन छूट जाए। बस अपने मन मस्तिष्क में इसे ध्यान से उतारने की जरूरत है, एक बार पढ़ने की जरूरत है, इसे बार बार पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। बस इनकी जिंदगी के बारे में इस तरीके से कुछ बताना चाहते हैं कि आप उन घटनाओं को हमेशा याद रखें। एक बार पढ़ना और हमेशा के लिए याद रखना, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इसे याद रखें। कोशिश मेरा यही रहेगा कि एक बार बताने के बाद जिंदगी भर आप लोगों के मस्तिष्क में ये बातें छप जाए। ठीक है। तो इंडियन ओपिनियन की घटना देख चुके हैं हम लोग। इंडियन ओपिनियन के बाद जब हम लोग चलेंगे, तो दो चीज मैं बता देना चाहता हूं इस इंडियन ओपिनियन में, कि इंडियन ओपिनियन की घटना के बाद हम लोग जब देखते हैं बोअर वॉर जब हुआ, बोअर वॉर के बाद हम लोग देखेंगे कि सत्याग्रह की शुरुआत हुई है। और सत्याग्रह की शुरुआत जब हुई है, तो इसमें कुछ घटनाओं को हम एक बार अध्ययन कर लेते हैं। तो इसी में हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या घटनाएं हुई है यहाँ पर। तो दो चीज, एक है बोअर वॉर। ठीक, ये दक्षिण अफ्रीका में काफी इंपॉर्टेंट मूवमेंट रहा है। तो बोअर वॉर की घटना याद रखना है, और उसके बाद आपको बोअर मेडल याद रखना है। बोअर वॉर के बाद आपको फिनिक्स आश्रम याद रखना है। और गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में एक और मूवमेंट चला है जिसका नाम है जुलू वॉर। ठीक है। बहुत सारे लोग जुलू वॉर के बारे में नहीं जानते हैं कि जुलू वॉर आखिर है क्या। जुलू वॉर की जानकारी हम देंगे। तो इस जुलू वॉर में हुआ क्या है, तो पहले एक चीज याद रखें कि एक तरफ हुआ है क्या, बोअर वॉर। जब इनके बारे में जान रहे हैं तो क्यों ना डील पढ़ें, विशेषताओं के बारे में पढ़ें, और इनकी निजी जिंदगी के बारे में जितनी सारी बातें हैं उसको हम डील करते हुए चलें। ठीक है। एक भी बात ना छूटे, वो इसका ख्याल रखा जाएगा। तो बोअर वॉर की जो शुरुआत हुई 1899 से 1901 तक, ये बातें मैंने बता चुका।
तो बोर के बाद एक आश्रम की शुरुआत हुई है जिसका नाम है फोनिक्स आश्रम, मतलब फिनिक्स आश्रम। ये घटनाएं तो पढ़ी हुई है। लेकिन जब 1906 में एक और वॉर होगा जिसका नाम होगा जुलू वॉर। ठीक है, तो जुलू वॉर जो है उससे याद रखेंगे। जुलू वॉर और बोअर वॉर में बहुत कुछ समानताएं हैं, लेकिन है क्या ये, बोअर वॉर में गांधी जी ने अपने लोगों को, भारतीय लोगों को वहां प्रवेश दिलाने के लिए मूवमेंट किया था, लेकिन थोड़ी किस्मत खराब रही कि अंग्रेजों ने सुना नहीं। तो 1907 में ये कानून पास हो गया और अगर भारतीयों को वहां रहना तो टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जुलू वॉर जो है वहां रहने वाले कुछ निवासी लोग हैं जो काम करते हैं वहां, ठीक है, वहां जो मजदूर लोग हैं उन लोगों पर इस अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया है। 1906 की बात है। अंग्रेजों ने क्या टैक्स लगाया है? अंग्रेज ये चाहते हैं कि ये मजदूर जो है मेरे कहने पर काम करे। ठीक है, हीरे के खदानों में ये लोग काम किया करते थे। हीरे के खदानों में जब ये काम कर रहे हैं तो इन लोगों के बीच हुआ क्या है कि ये लोगों को मारा जाता है, इन लोगों को पीटा जाता है। तो इन लोगों ने क्या किया है, कुछ घटनाओं को याद रखना है। ठीक है, इन दोनों में कुछ समानताएं हैं इसलिए इस तरीके से लिख दे रहा हूं। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक ऐसा करते हैं, इसको इसी को हटा दिया जाए, ठीक रहेगा, इसको बाद में लिख देंगे। ठीक है ना, ठीक है। तो बोअर वॉर की शुरुआत होती है 1899 से 1901 तक, और उसी के दौरान, उसी के बाद जो है फिनिक्स आश्रम की शुरुआत होती है। कुछ लोग जो है बेघर हो चुके हैं ना, तो वो वहां आकर के आश्रम में रहेंगे। इसी दौरान की बात है, 1906 की बात है, जुलू वॉर हो जाता है। एक जनजाति है, ठीक है, तो ये जो मजदूर लोग हैं अंग्रेजों के पूरी तरह से गुलाम कह सकते हैं, वो बन चुके हैं। अंग्रेज इनको मारा पीटा करते हैं, हीरे के खदानों में काम करना है लोगों को, और उसके बावजूद यहाँ रहने के लिए उनको टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये जो जनजाति लोग हैं ये लोग आंदोलन करते हैं कि हम टैक्स नहीं देंगे, हम लोगों को 2 वक्त का खाना मिलता है, हम लोगों को 3 वक्त का खाना चाहिए, हम लोगों को वेतन चाहिए। आंदोलन करते हैं। कहाँ आंदोलन करते हैं? तो साउथ अफ्रीका की घटना है, तो साउथ अफ्रीका में आंदोलन करते हैं। और जब आंदोलन करते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि गांधी जी अभी तक अंग्रेजों के पक्षधर हैं, अंग्रेजों के समर्थन में बात कर रहे हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं, गांधी जी के साथ बहुत बुरी बुरी घटनाएं हुई हैं, अंग्रेजों ने की है। जैसे मेरिट्सबर्ग की घटनाओं का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, तो उन्हें ट्रेन से फेंक दिया गया था उनके पूरे सामान के साथ। अभी अभी जो घटनाएं घटी हैं जिसमें नटाल क्षेत्र से भारतीयों को निकाल दिया गया है, इतना सुनकर तो गांधी जी का मन बदल जाना चाहिए, अंग्रेजों के प्रति विरोधी हो जाना चाहिए। लेकिन गांधी जी का मन अभी भी अंग्रेजों के प्रति है। उनका कहना है कि अभी अंग्रेज नहीं माने हैं, लेकिन अगर हम अंग्रेजों के प्रति उनके साथ योगदान देंगे, उनके साथ शासन में योगदान देंगे, तो हो सकता है कि अंग्रेज का मन बदल जाए और वो दक्षिण अफ्रीका में जो कानून है उसको समाप्त कर दे। इसलिए जब ये लोग, जो जनजाति लोग हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं और ये जो आंदोलन करेंगे, तो हम लोग देखेंगे क्या कि इस आंदोलन में भी गांधी जी क्या करेंगे, एम्बुलेंस कोर सर्विस की शुरुआत करेंगे। देखिए, एक मूवमेंट चला था बोअर वॉर, इसमें भी गांधी जी ने किसकी शुरुआत की थी, एम्बुलेंस कोर सेवा। एम्बुलेंस कोर सर्विस। अब ये सर्विस क्या थी कि यहाँ से जो लोग घायल होंगे वो लोगों को एम्बुलेंस में लाया जाएगा और हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद ही तो ये घटना घटी जिसके कारण फिनिक्स आश्रम की शुरुआत की गई। गांधी जी को यहाँ समझना चाहिए था
कि यहाँ पर अंग्रेजों का मैंने इतना ख्याल रखा है, अंग्रेजों के जितने भी सैनिक हैं उन लोग जो घायल हो गए हैं उनको अस्पताल तक पहुँचाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करवा रहे हैं। तभी तो इनको वॉर मेडल मिला, तभी तो यहाँ इनको वॉर मेडल मिला है। ठीक है, ये दो घटना याद रखेंगे। फिर भी अंग्रेज जो हैं भारतीयों को यहाँ से हटा देते हैं। नटाल का जो क्षेत्र है जिसको खाली कराया गया है, अंग्रेज यहाँ से इन लोगों को हटा देते हैं। कहते हैं कि पाउंड का टैक्स दीजिए, 3 पाउंड का टैक्स दीजिए, तब रखेंगे। और इतना ही नहीं, ये कानून पास करवा देते हैं 1907 में। इसी बीच 1906 में जुलू वॉर चला जाता है, जुलू वॉर की शुरुआत हो जाती है। अभी जुलू वॉर जो है इसकी जो शुरुआत होती है तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए बनता है कि गांधी जी को यहाँ से सबक लेना चाहिए था, यहाँ से सीखना चाहिए था। और गांधी जी यहाँ से सीखते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन गांधी जी का एक मानना था कि चलो एक बार ना सही दूसरी बार में अंग्रेजों को समझाया जा सकता है। ठीक है, गांधी जी की यही विचारधारा रही होगी कि एक बार अंग्रेज नहीं समझे हैं तो दूसरी बार में शायद समझ जाए। ठीक है, तो दूसरी बार में जब जुलू वॉर होता है, यहाँ के जनजातीय लोग, ठीक है, यहाँ के जो कास्ट लोग हैं वो लोग विद्रोह करते हैं, आंदोलन करते हैं। जुलू कास्ट जुलू के जो लेबर लोग होते हैं, ठीक है, ये लोग विद्रोह करते हैं। इसलिए क्योंकि अंग्रेज यहाँ इन लोगों का प्रताड़ित कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मतलब शोषण कर रहे हैं। ठीक है, और ये जब शोषण कर रहे हैं तो ये जब शोषण बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हीरे के खादान में काम करवाते हैं, बहुत अधिक समय तक काम करवाते हैं, वेतन नहीं देते हैं। और जब ये आंदोलन करते हैं ये मजदूर लोग तो उन्हीं को मारते हैं, पीटते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि ये आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। और जब आंदोलन करना शुरू कर देते हैं तो होता क्या है कि इस आंदोलन में, देखिए एक चीज याद रखेंगे, यहाँ हुआ था क्या, वॉर हुआ था। ठीक है, और यहाँ इस विद्रोह को कुचला जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा। इस विद्रोह को जब कुचला जा रहा है तो इस विद्रोह में इस बार मजदूर शामिल हैं। ये मजदूर चाहते हैं कि अब हमको आज़ादी चाहिए पूरी तरीके से, कि भैया हमको आज़ाद कर दीजिए, हम आपका काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काम करवाना है तो आप हमें वेतन दें, वेतन देंगे तो काम होगा, लेकिन वेतन नहीं दे रहे हैं और सिर्फ काम करवा रहे हैं। 2 वक्त की खाना, 2 वक्त के खाने में कौन काम करेगा। तो ये बहुत बड़ी संख्या में है, बहुत बड़ी संख्या में। तो ये लोग विद्रोह करेंगे तो इस विद्रोह को कुचला जाएगा किसके द्वारा, तो ये विद्रोह को कुचला जाएगा किसके द्वारा, तो इस विद्रोह को कुचला जाएगा अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, देखेंगे राइवलरी होगी किसके साथ, तो ब्रिटिशों के साथ राइवलरी होगी। ब्रिटिश लोग क्या करेंगे, तो ब्रिटिश लोग अपनी सेना ला करके इनको कुचलेंगे, पीटेंगे। बहुत बड़ा विद्रोह हुआ यहाँ पर, जुलू वॉर जो है एक नाम से जाना जाता है। लेकिन गांधी जी का मन यहाँ भी बदला कि हम लोग चलते हैं और जो जुलू वॉर में जो ब्रिटिश लोग घायल हो रहे हैं उन ब्रिटिशों को उठा करके लाएंगे और फिर हॉस्पिटल में भर्ती कराएंगे। तो यहाँ पर भी गांधी जी ने एम्बुलेंस कोर सर्विस की शुरुआत की है, ये ध्यान रखना है। गांधी जी से जुड़ी घटनाओं को डील से देखेंगे। एम्बुलेंस कोर सर्विस की शुरुआत की, इसको इसलिए डिफाइन करना जरूरी पड़ गया है क्योंकि एक तरफ बोअर वॉर है, एक तरफ जुलू वॉर है। एक तरफ फोनिक्स आश्रम है, एम्बुलेंस कोर सेवा की शुरुआत की गई है, तो गांधी जी ने इन ब्रिटिशों को फिर से बचाने के लिए यहाँ पर एम्बुलेंस कोर सेवा की शुरुआत की है, एम्बुलेंस कोर सर्विस की शुरुआत की है। अब देखिए अंग्रेज की चाल क्या है। यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या किया है कि यहाँ पर जो एम्बुलेंस कोर सेवा की शुरुआत की तो गांधी जी को मिला क्या, वॉर मेडल। इतने से गांधी जी तो खुश होने वाले नहीं थे, लेकिन गांधी जी यहाँ पर खुश हो जाते हैं। तो गांधी जी को यहाँ पर मिल जाता है वॉर मेडल। और दूसरी बात ये रहा कि यहाँ पर भी गांधी जी ने एम्बुलेंस कोर सर्विस की शुरुआत की है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों की सहायता की, जितने भी ब्रिटिशों की सहायता की, फिर ब्रिटिश खुश हो गए। ब्रिटिश बहुत चालाक होते हैं। ब्रिटिशों को लगा कि चलो इसी बहाने गांधी जी को एक मेडल दे दिया जाए, गांधी जी खुश हो जाएंगे। ब्रिटिशों को ये नहीं पता था कि आगे चल करके ये बहुत बड़ा आंदोलन बन जाएगा। इस समय एम्बुलेंस कोर सर्विस की जब शुरुआत करते हैं, ब्रिटिशों की सहायता करते हैं गांधी जी, तो यहां पर इनको जुलू मेडल दिया जाता है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में।
कि गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में कौन कौन सी उपाधियां दी गई हैं, कौन कौन से मेडल दिए गए हैं। इस बात का ख्याल रखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में ये तो 2 मेडल मिले हैं उनको, बोअर मेडल और जुलू मेडल। एक उपाधि है करमवीर की उपाधि दी गई है, करमवीर की ख्याति उनको दी गई है। कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। ये करमवीर की ख्याति क्या है? करमवीर की जो ख्याति है वो ये है कि दक्षिण अफ्रीका में वो लोगों को न्याय दिलाने के लिए, लोगों को उनके घर में बसाने के लिए, नटाल क्षेत्र में बसाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा गांधी जी को, बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ा। और जब बहुत अधिक संघर्ष कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि वहां के लोगों ने इन्हें करमवीर कहना शुरू कर दिया। ठीक है, करमवीर कहना शुरू कर दिया। एक बात तो ये रहेगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने इन्हें क्या नहीं कहा है, ठीक है। वो साहब जब अगले लेक्चर में आएंगे तो सिलसिलेवार ढंग से देखेंगे कि गांधी जी को लोगों ने कौन कौन सी उपाधियां दी हैं और गांधी जी ने लोगों को कौन कौन सी उपाधियां दी हैं वो भी देखना है। ऐसा नहीं कि गांधी जी ने किसी लोगों को उपाधियां नहीं दी हैं। जैसे राष्ट्रपिता, महात्मा, हम लोग ये जानते हैं कि महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण के मूवमेंट में दिया था, लेकिन ऐसी घटनाओं को और देखेंगे कि महात्मा की उपाधि किन और लोगों ने दिया है गांधी जी को। तो अगर हम हायर लेवल की तैयारी करें तो इसमें कुछ क्वेश्चंस को याद रखना जरूरी पड़ता है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया है, राष्ट्रपिता गांधी जी को किसने कहा है। ठीक है, ये सब घटनाओं को हम लोग देखेंगे अच्छी तरह से कि राष्ट्रपिता किसने कहा है, महात्मा किसने कहा है, मलंग बाबा किसने कहा है गांधी जी को। एक व्यक्ति जिनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने इनको मलंग बाबा भी कहा है। तो ये सिलसिलेवार ढंग से उनके द्वारा उन्हें जितनी भी ख्यातियां मिली हैं वो सबको देखेंगे, और उन्होंने जितनी ख्यातियां लोगों को दी है वो भी देखेंगे, और उनके द्वारा जितने भी मैगजीन, पेपर, पत्र, पत्रिकाएं लिखी गई हैं वो भी देखेंगे। लेकिन एक बात यह है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को कितनी मेडल मिले, कितनी उपाधियां मिली, तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को करमवीर की उपाधि मिली जब ये नटाल क्षेत्र में लोगों को बसा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी बोअर वॉर में एम्बुलेंस कोर सेवा की शुरुआत करते हैं तो इन्हें बोअर मेडल से नवाजा जाता है। और दक्षिण अफ्रीका में जब ये जुलू वॉर की शुरुआत होती है तो जुलू वॉर में भी दक्षिण अफ्रीका ब्रिटिशों की सहायता करते हैं। ब्रिटिश में जो घायल हो रहे हैं उनको अस्पताल तक पहुंचाना इनकी जिम्मेदारी बन जाती है। गांधी जी को लगता है कि क्यों ना एक काम किया जाए, ये लोगों को सहायता दी जाए, क्योंकि अगर अंग्रेजों के साथ शासन करेंगे, शासन में भागीदारी करेंगे तो हो सकता है दक्षिण अफ्रीका में जो कानून बनाया गया है हम लोगों के प्रति, भारतीय लोगों के प्रति, एशियाई लोगों के प्रति, जो काले समुदाय के लोग हैं, गोरे लोग भारतीयों को और एशियाई को काले ही कहते थे क्योंकि वो हम लोगों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ही गोरे हैं, तो इसलिए भारतीयों को और एशियाई मूल के लोगों को वो काले कहते थे। तो उन लोगों ने काले ब्लैक एंड व्हाइट का कानून ही बना दिया था। तो ये सब कानून को हटाने के लिए गांधी जी ने एम्बुलेंस कोर सेवा की शुरुआत भी की। तो एक एम्बुलेंस कोर सेवा की शुरुआत बोअर वॉर में और एक एम्बुलेंस कोर सेवा की शुरुआत जुलू वॉर में। बोअर वॉर की शुरुआत 1899 से 1901 और जुलू वॉर की जो शुरुआत हुई है वो शुरुआत हुई है 1906 में। इसमें आपको जुलू मेडल दिया गया है, तो जुलू मेडल और बोअर मेडल ये याद रखेंगे। अब एक चीज यहाँ पर ये है कि बोअर वॉर के बाद गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की शुरुआत की है और जुलू वॉर के बाद गांधी जी एक और आश्रम की शुरुआत करते हैं जिसका नाम होता है टॉलस्टॉय फार्म। टॉलस्टॉय फार्म की शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत गांधी जी के द्वारा 1910 में की गई। ऐसा क्या रीजन बना कि गांधी जी ने इसकी शुरुआत 1910 में ही की? गांधी जी ने इसकी शुरुआत 1910 में इसलिए की कि ये जो बहुत बड़े प्रशंसक थे टॉलस्टॉय के, लियो टॉलस्टॉय, ये लियो टॉलस्टॉय के बहुत बड़े प्रशंसक थे। तो 1910 ईस्वी में टॉलस्टॉय फॉर्म की शुरुआत करते हैं। टॉलस्टॉय फॉर्म, टॉलस्टॉय फॉर्म की शुरुआत करते हैं। ये टॉलस्टॉय फॉर्म की शुरुआत 1910 में इसलिए की गई कि इस समय जो
गांधी जी जिनको फॉलो करते हैं, गांधी जी जिनको फॉलो करते हैं वो हैं टॉल्स्टॉय, जिन्होंने बहुत सारी किताब लिखी। मदर पुस्तक के लेखक भी यही हैं, टॉल्स्टॉय। तो मदर पुस्तक के ये लेखक हैं, इन्होंने ये किताब लिखी है। तो ये बहुत सारी किताबों को लिखने वाले विचारक हैं। गांधी जी इनके विचारों से बहुत प्रभावित हुए, बहुत अधिक प्रभावित हुए गांधी जी। और जब गांधी जी इनके विचारों से प्रभावित होते हैं तो ये गांधी जी से मुलाकात भी करते हैं, ठीक है। गांधी जी इनको अपनी पुस्तक भी भेंट करते हैं। उसके बाद ये गांधी जी इनके प्रशंसक, बहुत बड़े प्रशंसक बन जाते हैं। इसी बीच 1910 में टॉल्स्टॉय की मृत्यु हो जाती है, तो उनके नाम से वो एक आश्रम की शुरुआत करते हैं, टॉल्स्टॉय फार्म, ठीक है। तो इन दोनों में समानता ये रहेगी कि फिनिक्स आश्रम में लोगों को शिक्षित किया जा रहा है। लोगों को जो शिक्षित किया जा रहा है वो फिनिक्स आश्रम में। लोगों को अपने पैरों पे खड़ा किया जा रहा है फिनिक्स आश्रम में। लोगों को व्यापारिक शिक्षा दी जा रही है फिनिक्स आश्रम में। लोगों को मोरालिटी सिखाई जा रही है फिनिक्स आश्रम में, ठीक है। तो टॉल्स्टॉय आश्रम में भी इसी काम पर जोर दिया जा रहा है। टॉल्स्टॉय आश्रम में भी लोगों को शिक्षित किया जा रहा है। टॉल्स्टॉय आश्रम में भी लोगों को मोरालिटी पर ध्यान दिया जा रहा है। टॉल्स्टॉय आश्रम में भी लोगों को व्यापारिक शिक्षा दी जा रही है, ठीक है, ताकि ये लोग अपने पैरों पर खड़े हो सके और सेल्फ डिपेंड हो सके। ये सारी घटनाओं के बारे में हम लोग ये देख चुके हैं कि बोअर वॉर की घटना और बोअर वॉर के साथ जुलू वॉर, ये दोनों को कोरिलेट करके चलेंगे तो थोड़ा आसानी होगी समझने में। बोअर वॉर क्या था, जुलू वॉर क्या है। बोअर वॉर में हम लोगों ने किन किन घटनाओं को अंजाम, गांधी जी ने किन किन घटनाओं को अंजाम दिया है, तो एम्बुलेंस कोर सेवा की शुरुआत की है। और जुलू वॉर में भी इसी तरह की घटना हुई, तो जुलू वॉर में भी एम्बुलेंस कोर सेवा की शुरुआत की। एम्बुलेंस कोर सेवा की जब शुरुआत करते हैं तो फिर गांधी जी को जुलू पदक दिया जाता है, यहाँ बोअर पदक दिया जाता है, और गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में करमवीर की उपाधि दी जाती है। तो करमवीर तो लिख देते हैं क्योंकि वो काम देगा। तो दक्षिण अफ्रीका में उन्हें एक नाम दिया जाता है, एक नेम दिया जाता है, इनको सरनेम, एक ख्याति दी जाती है, एक उपाधि दी जाती है, ठीक है। इनको करमवीर कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है इनको करमवीर, तो साउथ अफ्रीका के ये करमवीर कहे जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को जो बेघर हो चुके हैं उन लोगों को घर दिलाने का काम साउथ अफ्रीका में, कहाँ पर, तो नाटाल का जो क्षेत्र है, नाटाल के क्षेत्र में घर दिलाने का काम कौन कर रहे हैं, तो नाटाल के क्षेत्र में घर दिलाने का काम कर रहे हैं गांधी जी। इसलिए गांधी जी को उस समय वहां के लोगों ने क्या कहा है, करमवीर कहा। 1907 में जब ये सत्याग्रह कर रहे हैं गांधी जी, ठीक है, गांधी जी की सत्याग्रह की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने 1907 में ही की है। लेकिन जब 1907 में उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की है ना, तो उसके अगले साल 1908 में गांधी जी को जेल में डाल दिया जाता है। भारत में भी जब हम देखेंगे कि गांधी जी जब सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे, क्विट इंडियन मूवमेंट देखेंगे या सविनय अवज्ञा आंदोलन देखेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो उस दौरान भी गांधी जी को जेल में डाल दिया जाएगा। तो यहाँ से कुछ मिली जुली घटनाएं हैं जो भारत में भी घटित होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि जब सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं तो अगले साल 1908 में सत्याग्रह बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो इनको जेल में डाल दिया जाता है। जैसा काम गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कर रहे हैं वैसा काम भारत में भी इसी समय शुरू हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गांधी जी तो दक्षिण अफ्रीका में ही शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन वैसा काम भारत में किसके द्वारा किया जा रहा है, तो वैसा काम भारत में इस समय बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया जा रहा है। गंगाधर जो तिलक जो थे, अपनी जो पत्रिकाएं लिख रहे हैं, अपने जो मैगजीन लिख रहे हैं, मराठा, केसरी, इन सभी पत्र पत्रिकाओं में, मैगजीनों में बाल गंगाधर तिलक जो है वो अंग्रेजों के बारे में लिख रहे हैं, अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं। इसी कारण बाल गंगाधर तिलक को भी जेल जाना पड़ता है। भारत में वो पहले व्यक्ति थे जिनको, आंदोलनकारी थे जिनको जेल जाना पड़ा। इससे पहले तो सब उदारवादी थे, लिबरल थे, तो सब लोग अंग्रेजों के साथ ही रहा करते थे, अंग्रेजों के साथ हाथ जोड़ करके चलते थे। अगर कानून पास हुआ तो हाँ पास है, नहीं हुआ तो नहीं है, हाँ में हाँ मिलाते हैं, ना में ना मिलाते थे वो लोग। लेकिन अब यहाँ से एक नई परंपरा की शुरुआत हो जा रही है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी अपनी परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं
और इसी बीच भारत में बाल गंगाधर तिलक साहब भी अपनी परंपरा की शुरुआत करते हैं। एक बहुत बड़े उग्रवादी नेता के रूप में उभरते हैं, जो विरोध करना जानते हैं, जो अंग्रेजों से लड़ना जानते हैं, अंग्रेजों का सामना करना जानते हैं। तो जब नेशनलिज्म इन इंडिया की बात करेंगे तो हम लोग केवल गांधी जी के बारे में ही नहीं, बाल गंगाधर तिलक साहब, भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में बात करना है, क्योंकि ये सब इनसे जुड़े हुए मामले हैं। सांप्रदायिक पंचायत की बात होगी, कम्युनल अवार्ड की बात होगी, तो भीमराव अम्बेडकर साहब और गांधी जी के विचार आपस में जब उस समय नहीं मिलेंगे तो ये भी एक बहुत पूर्ण घटना रही है कि किस विचार में गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर साहब के विचार नहीं मिले। बाल गंगाधर तिलक अपनी पुस्तक मराठा और केसरी, इस समय की बात है, इस समय ये घटना घटी कि बाल गंगाधर तिलक भारत में अपनी पुस्तक, अपनी पत्रिका चला रहे हैं मराठा और केसरी। चलाने का भी एक रीजन रहा है कि 1905 ईस्वी में भारत में एक व्यक्ति का शासन है जिनका नाम है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया है कि बंगाल का विभाजन कर दिया है। अभी गांधी जी, हम ये देख रहे हैं कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन कर रहे हैं, और उसी समय, ठीक उसी समय, लगभग का उसी समय का है कि भारत में भी आंदोलन चल रहे हैं। किसको लेकर के? तो बंगाल के विभाजन को लेकर के। लॉर्ड कर्जन एक बहुत ही चतुर बुद्धि के व्यक्ति थे, बहुत ही अक्लमंद व्यक्ति थे, जो लॉर्ड थे, गवर्नर बन करके आए थे यहाँ। तो उनका एक सोचना, एक विचार ये रहा कि क्यों न हिंदू और मुस्लिमों को अलग कर दिया जाए, या इन दोनों को लड़ाने का काम कर दिया जाए। तो उसमें बंगाल एक बहुत बड़ा इलाका रहा है, इसको हम विस्तार से देखेंगे। सिर्फ गांधी जी के साथ को रिलेट करना जरूरी है, इसलिए बता रहे हैं कि बंगाल एक बहुत बड़ा इलाका रहा है। तो इन जो लॉर्ड कर्जन यहाँ गवर्नर जनरल बनकर आए हैं, तो इन्होंने सोचा क्यों ना हिंदुओं को मुस्लिमों से लड़ा दी जाए। इसलिए बंगाल का जो हिंदू बहुल जो क्षेत्र है उसको अलग कर दिया 1905 में, और मुस्लिम बहुल क्षेत्र को अलग कर दिया। ऐसे में झगड़े उत्पन्न हो गए हैं, झगड़े की शुरुआत हो गई है। हिंदू मुस्लिम को अलग करने की बात हुई, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एक हो गए हैं, जिसके कारण होता है कि 1912 ईस्वी में इस कानून को वापस लेना पड़ जाता। बहुत विद्रोह होता है, बहुत विद्रोह होता है। इस विद्रोह में आप देखेंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले एक बहुत बड़े नेता तो थे ही, और प्रतिनिधित्व बहुत बड़े शक्तिशाली प्रतिनिधित्व वाले, क्षमता वाले उभर करके ये व्यक्ति आए ऊपर। ये एक साथ दो विद्रोह को देख रहे हैं। गांधी जी के द्वारा जो चलाया जा रहा है गिरमिटिया मजदूर की प्रथा, उस कानून को समाप्त करने के लिए भी ये भारत में आंदोलन कर रहे हैं, और बंगाल विभाजन की घटना है उसको भी समाप्त करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो गांधी जी के द्वारा तो वहाँ कानून, तो बहुत सारे कानून का उन्होंने तोड़ा है सत्याग्रह के माध्यम से, जैसे हम देखेंगे अभी पोल टैक्स का कानून है। लेकिन भारत में गोपाल कृष्ण गोखले हर क्षेत्रों का दौरा करके वो ये चाह रहे हैं कि इस कानून को समाप्त कर दिया जाए, और उनके प्रयास से, बहुत लोगों के प्रयास से बंगाल विभाजन की जो घटना है खत्म हो गया 1912 में। और इसी समय 1912 में कानून बन गया दक्षिण अफ्रीका में भी गिरमिटिया मजदूर वाले कानून की, गिरमिटिया मजदूर की प्रथा समाप्त कर दी जाए। तो एक साथ दो घटनाओं का समावेश हो गया। जैसे भारत में गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक कानून बना रहे हैं, और दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी इस कानून के विरुद्ध, गिरमिटिया मजदूर के कानून के विरुद्ध आंदोलन चला रहे हैं। तो ये दोनों कानून एक साथ अलग अलग देशों में हो रही घटनाओं को जोड़ने की बात है रही है ये। तो गिरमिटिया मजदूर की प्रथा 1917 में कानून बना दिया गया और इसे समाप्त कर दिया गया। और जब समाप्त कर दिया गया है तो याद रखेंगे, मैंने बताया था गिरमिटिया, हम लोग बिहारी और उत्तर प्रदेश की जो भाषाएं होती हैं वो कुछ टेढ़ी मेढ़ी भाषाएं होती हैं। अंग्रेजी उस समय के लोगों को पता नहीं थी या जानते नहीं थे, मजदूर लोगों को अभी भी नहीं पता है कि क्या होता है। तो उस समय के मजदूर लोगों को एग्रीमेंट क्या पता होगा। ये गिरमिटिया मजदूर एक एग्रीमेंट की घटना रही कि 5 साल और 10 साल के एग्रीमेंट पे आप जा रहे हैं लंदन, दक्षिण अफ्रीका काम करने के लिए। तो ये एग्रीमेंट ना बोल करके ये लोगों को बोलना नहीं आ रहा है, तो ये एग्रीमेंटिया कर रहे हैं। यही बाद में गिरमिटिया बन गया, और गिरमिटिया से गिरमिटिया बन गया है। तो ये घटना 1912 में कानून बना, नेशनल असेंबली में पास हुआ, और इसे समाप्त किया गया 1917 में। वैसे तो ये घटना 1922 तक चलती रही, लेकिन कानून बना करके समाप्त 1917 में कर दिया गया है। तो इन सारी घटनाओं को हम देखेंगे। ये सारी घटनाएं हो चुकी हैं, जो लोग और हम लोगों को विस्तार से देख चुके हैं। अब होगा क्या, एक गांधी जी के द्वारा
दक्षिण अफ्रीका में मूवमेंट किया जाएगा और ये जो मूवमेंट रहेगा ये बहुत ही विस्तार पूर्वक चलेगा। ये मूवमेंट रहेगा क्या? ये मूवमेंट ये है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी पोल टैक्स सिस्टम की शुरुआत करते हैं कि पोल टैक्स सिस्टम को किस तरीके से समाप्त किया जाए। पोल टैक्स की घटना जो है आखिर किस प्रकार से समाप्त होगी वो देखना है कि पोल टैक्स की घटना कैसे घटेगी। और मैं बता चुका हूँ कि पोल टैक्स एक सिलसिलेवार ढंग से मैंने बताया था कि पोल टैक्स क्या है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने कुछ कानून को समाप्त करने के लिए मूवमेंट की शुरुआत की है। अब हम देखेंगे उसको विस्तार से। तो पुरानी घटनाएं को हम देख चुके हैं, वॉर देख चुके हैं। इसी में एक घटना हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। वो घटना क्या रहेगी? तो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हो गया है इसमें, तो एक स्लाइड ले लेते हैं। इसमें होगा क्या कि एक मैरिज एक्ट देखेंगे। मैरिज एक्ट स्लाइड समाप्त हो गया, स्लाइड पूरी तरह से समाप्त हो गया। अभी सिर्फ ये स्लाइड आ रहा है। इसमें देख लीजिए सर, है ना? ठीक है सर। इसमें एक घटना रहेगी, बोरबर हो गया है, जुलूबर हो गया है। अब ये घटना को हम देखेंगे सिलसिलेवार ढंग से कि क्या है ये, कि गांधी जी यहाँ क्या करने आएंगे। तो यहाँ पर इनको दक्षिण अफ्रीका में करमवीर की उपाधि मिल चुकी है, दक्षिण अफ्रीका में इनको जुलू मेडल मिल गया है, दक्षिण अफ्रीका में इनको बोर अवार्ड मिल गया है। अब ये होगा क्या यहाँ पर इनको, ये ब्लैक है, व्हाइट। दक्षिण अफ्रीका में बस 2 मूवमेंट बचे हैं, उसको देखेंगे हम लोग। तो दक्षिण अफ्रीका में एक पोल टैक्स की घटना है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में एक मैरिज एक्ट की घटना है। जो भारत से प्रवासी भारतीय या प्रवासी भारतीय जो यहाँ पहुंचेंगे उनकी एक घटना है कि इंडियन लोगों को यहाँ रहने नहीं दिया जा रहा है। जो लेबर बन करके आए हैं उन लोगों को यहाँ रहने नहीं दिया जा रहा है, उन लोगों को यहाँ से भगाया जा रहा है। 3 घटनाओं को हम देखेंगे दक्षिण अफ्रीका में। ये घटना घटती उसी समय है जब गांधी जी हिंद स्वराज पुस्तक लिख रहे हैं। हिंद स्वराज पुस्तक जो है 1910 में लिखा गया है। तो एक लाइन यहाँ पर 2 क्वेश्चन याद रखना है। इसकी शुरुआत हुई है 1910 में और इंडियन ओपिनियन याद रखने के लिए लिख दे रहा हूं, इंडियन ओपिनियन इसकी शुरुआत हुई है 1909 में। दोनों पुस्तक की विशेषता ये रही है कि इसमें गांधी जी जो थे अंग्रेजों के बारे में, कुछ एक्सप्लॉयटेशन के बारे में इसमें लिखा करते थे। हिंद स्वराज पुस्तक इसलिए लिखा गया था कि ये सत्याग्रह के सिलसिले में जो 1907 में गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत की है, वो सत्याग्रह के सिलसिले में ये कुछ दिनों के लिए लंदन गए हैं और जब लंदन से वापस आ रहे हैं तो लंदन से वापस आने के क्रम में इन्होंने इस पुस्तक की शुरुआत की है। इस बात को हम लोग विस्तार से देखेंगे, अच्छी तरीके से देखेंगे कि लंदन क्यों गए थे, लंदन जाने के पीछे इनका क्या रीजन रहा। तो लंदन जाने के पीछे इनका कोई रीजन नहीं रहा है। लंदन जब ये जाते हैं तो सत्याग्रह के लिए ये वहाँ समझौता करने के लिए जाते हैं अंग्रेजों से, क्योंकि अंग्रेजों की मेन सरकार तो वही है। वहीं से वो लोग अपने गवर्नर को भेजते हैं यहाँ काम कराने के लिए। तो ये रीजन रहेगा। तो जब ये वहाँ से यहाँ आते हैं तो यहाँ पर ये क्या लिखते हैं कि यहाँ पर ये लिखते हैं हिंद स्वराज पुस्तक लिखते हैं। इस पुस्तक की बातें ये रहेगी कि इस पुस्तक में बहुत महत्वपूर्ण घटना ये रहेगी कि ये अपने विचार तो इसमें लिखते ही हैं। हिंद स्वराज पुस्तक में ये अपने विचार तो लिखते ही हैं, साथ में ये कहते हैं कि ये मेरे विचार हैं भी और मेरे विचार नहीं भी हैं। ऐसा गांधी जी ने क्यों कहा?
गांधी जी को कहने का सबसे बड़ा रीजन ये रहा है कि गांधी जी ने ये अपने विचार से तो लिखा ही है, लेकिन बहुत बड़े बड़े विचारकों से प्रेरणा लेकर के उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। ये पुस्तक बहुत बड़ी पुस्तक नहीं है, इसलिए इस पुस्तक को जब गांधी जी इंग्लैंड से लिखते हुए आ रहे हैं, रास्ते में ही उन्होंने इस पुस्तक को लिख डाली। ऐसी मान्यता रही है, बहुत सारे विचारक कहते हैं कि गांधी जी दोनों हाथों से लिखा करते थे, तो एक हाथ जब थक जाया करता था तो दूसरे हाथों का प्रयोग कर लिया करते थे। तो रास्ते के दौरान ही इंडियन ओपिनियन पुस्तक, जब ये सत्याग्रह होगा, हिंद स्वराज पुस्तक लिखेंगे ये। और जब ये लंदन से यहाँ आएंगे, तो लंदन से जब ये यहाँ आएंगे तो ये क्या करेंगे कि यहाँ पर आ करके हिंद स्वराज पुस्तक का प्रकाशन करेंगे, प्रकाशन पब्लिश करेंगे। ये पब्लिश होगा कैसे? तो ये पब्लिश, इस समय पब्लिश करने के लिए इनके पास एकमात्र रास्ता ये था कि वो अपनी पत्रिका इंडियन ओपिनियन में इसको छपवा दें। इंडियन ओपिनियन में इन्होंने अपनी पत्रिका हिंद स्वराज को छपवाया, बाद में इसका प्रकाशन हुआ है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है कि इंडियन ओपिनियन अलग पत्रिका है और हिंद स्वराज अलग पत्रिका है। हिंद स्वराज पत्रिका का पहला प्रकाशन गांधी जी के द्वारा इंडियन ओपिनियन में ही किया गया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कोई बहुत बड़ी पत्रिका नहीं रही थी, इसे इंडियन ओपिनियन में छाप दिया गया ताकि जनता तक तो पहुंच सके, कम से कम अपने विचार पहुंच सके। और इनके विचार बहुत लोगों से प्रेरणा लेकर के बनाया गया था, इसलिए गांधी जी ने कहा था कि मेरे विचार नहीं है, मेरे विचार हैं भी और मेरे विचार नहीं भी है। तो गांधी जी में का दक्षिण अफ्रीका में 2 किताब लिखा गया, हिंदू स्वराज, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, उन्हें 2 मेडल दिया गया, जुलू मेडल, बोअर मेडल। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की शुरुआत की, जुलू आश्रम की शुरुआत की, जुलू वॉर के बाद टॉल्स्टॉय आश्रम की शुरुआत की। इन सारी घटनाओं को एक बार मिला करके देख करके चलना पड़ेगा। तो इन सब घटनाओं का अध्ययन करते रहना है ताकि याद रहे। अब दक्षिण अफ्रीका में वो इस कानून को, ब्लैक एंड व्हाइट के कानून को, मैरिज एक्ट के कानून को तोड़ने के लिए ये सत्याग्रह कर रहे हैं। गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रह युद्ध नहीं है, नॉन वायलेंस पर यह सत्याग्रह आधारित है। तो नॉन वायलेंस पे ये सत्याग्रह किया जाएगा तो पोल टैक्स हर भारतीय को यहाँ रहने के लिए कम से कम 3 पाउंड का टैक्स देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है कि जो लोग यहाँ 10 शिलिंग ही कमा रहे हैं, वो लोग 3 पाउंड का टैक्स कहाँ से दे सकते हैं? 3 पाउंड उस समय बहुत बड़ा रकम हुआ करता था, शिलिंग छोटे। नमस्कार, आईसी कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये नेशनलिज्म इन इंडिया का 5वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग दक्षिण अफ्रीका के बारे में जान रहे थे कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो उन्होंने कौन कौन सी घटनाओं को अंजाम दिया है। अंग्रेजों के हिसाब से ये घटना तो बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन गांधी जी ने जो वहाँ किया, इससे गांधी जी काफ़ी फेमस हो गए वहाँ। तो एक घटना को सिलसिलेवार ढंग से हम देख लेते हैं, उसके बाद इस घटनाओं को आगे बढ़ेंगे और चलते हुए देखते हुए चलेंगे कि किस तरीके से गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका की घटनाओं को पूरा करके वो भारत आए हैं और भारत में आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली गांधी जी की पैदाइश तो वैसे दक्षिण यहाँ गुजरात में देख चुके हैं हम लोग कि हम लोग गांधी जी की पैदाइश वहाँ हुई, गुजरात के पोरबंदर में। वहाँ से वो बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करने के लिए वो लंदन जाते हैं। लंदन में वो शाकाहारी समिति के सदस्य भी बनते हैं, जहाँ शाकाहारी भोजन करते हैं। रीजन भी था कि मम्मी का जो दिया गया वचन था वो भी पूरा करना था। लंदन से बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री प्राप्त कर वो भारत आते हैं, राजकोट में। उस समय गांधी जी राजकोट में रह रहे हैं। राजकोट में वो क्या करते हैं कि राजकोट में ही बैरिस्टर की डिग्री ले करके वो वहाँ काम करते हैं। तो कुछ दिनों के लिए वो महाराष्ट्र मुंबई भी जाते हैं वहाँ, और वहाँ जाने के बाद वो वकालत करते हैं, लेकिन उनका मन नहीं लगता तो फिर वो वापस आते हैं। उसके बाद यहीं जब राजकोट में दोबारा आते हैं तो यहाँ उनकी मुलाकात एक व्यापारी से होती है जिनका नाम है दादा अब्दुल्ला। तो ये सारा केस हम लोग देख चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका में उनको बुलाया जाता है, और जब डरबन में पहुँचते हैं गांधी जी, तो डरबन में जब पहुँचते हैं तो दादा अब्दुल्ला से इनकी मुलाकात होती है। उसके बाद 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे वहाँ रहते हैं वो। दादा अब्दुल्ला का जो केस था सैयद हाजी खां, और दादा अब्दुल्ला का केस था जिसमें सैयद हाजी खां को $40,000 देने हैं, 40,000 पाउंड देने हैं उनको। तो ये केस वो 1 साल के अंदर में ही जीत जाते हैं, और 1 साल के अंदर में जब ये केस जीत जाते हैं तो
दादा अब्दुल्ला इनसे काफ़ी प्रभावित होते हैं, तो वो उन्हें अपना वकील बना लेते हैं। इसी बीच आपको मेरठ से बढ़ की घटना देखने को मिली, जिसमें गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया गया काले और गोरे का भेद होने के कारण, जिसके बाद गांधी जी ने आंदोलन की शुरुआत की। तो मेरठ से बढ़ की घटना के बाद आपको देखने को मिला कि यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पर गांधी जी एक कांग्रेस की स्थापना करते हैं, जिसका नाम है नटाल इंडियन कांग्रेस। नटाल इंडियन कांग्रेस जो है अंग्रेजों का विरोध कर रहा है। इसमें बहुत सारे सदस्य हैं। इसमें सदस्यता लेने के लिए आपको किराया लगता है, लेकिन गांधी जी बाद में इस किराए को कम कर देते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जैसे गांधी जी नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं, वैसे ही यहाँ पर एक वॉर की शुरुआत होती है, जिसका नाम था बोअर वॉर। 1899 से 1901 तक चला बोअर वॉर। बोअर वॉर में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से गांधी जी ने यहाँ एम्बुलेंस कोर की शुरुआत की, और एम्बुलेंस कोर की जब शुरुआत करते हैं यहाँ, तो गांधी जी जितने भी लोग हैं जो घायल हो रहे हैं, उन लोगों को सेवा उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। और सेवा जब उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात ये रही कि जितने भी लोग युद्ध में मारे जा रहे हैं, उन सभी को वो सलाह देने का काम, चिकित्सीय सलाह देने का काम, डॉक्टरी इलाज का काम, सारा काम गांधी जी कर रहे हैं। इसमें 1100 लोगों का मेंबर जुड़ा हुआ है। इस कमेटी में एम्बुलेंस कोर सर्विस में 1100 लोगों का मेंबर जुड़ा हुआ था। इसी कारण गांधी जी ने जब इनकी सहायता की अंग्रेजों की, इसीलिए इनको दिया गया बोअर मेडल। ठीक है, आगे के में हम जब देखेंगे, बोअर मेडल तो देख ही चुके हैं। उसके बाद कुछ जो पदक था बोअर मेडल मिलने के बाद, गांधी जी को ऐसा लगा कि शासन में भागीदारी हो रही है, और अंग्रेज जो हैं अब दक्षिण अफ्रीका से ये सारे जो नियम है वो समाप्त कर देंगे। ये सारे नियम समाप्त कर देंगे, जिसके कारण क्या होगा कि सारा का सारा जो सिस्टम है जो दक्षिण अफ्रीका में चलाया जा रहा है, वो सिस्टम समाप्त हो जाएगा। और जब सिस्टम समाप्त हो जाएगा, तो सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि गांधी जी यहाँ दक्षिण अफ्रीका में रह करके बहुत सारे जो कानून है, उन कानून का अंत कर देंगे। लेकिन कुछ ऐसा सिस्टम बन गया जो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को बहुत परेशान किया। जैसे एक रंग भेद का कानून रहा, उस रंग भेद के कानून में गांधी जी को ट्रेन से निकाल दिया गया, ट्रेन से धक्के देकर निकाल दिया गया है। ऐसी बहुत सारी घटनाओं को हमने अध्ययन किया है। इन घटनाओं में हम क्या देखेंगे? इन घटनाओं में हम ये देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी जब यहाँ पहुंचते हैं तो नटाल में जो नटाल में जो कोर्ट होता है, उस कोर्ट में ये कार्य करते हैं। कार्य क्या था कि सबसे पहले ये रजिस्ट्रेशन या पंजीयन करवाते हैं। पंजीयन कराने वाले ये पहले वकील होते हैं। ठीक है, ये सारी घटनाओं को हमने देख लिया है। ये सारी घटनाओं के बाद हम लोगों ने कहाँ पहुंचे? हम लोग ये सारी घटनाओं के बाद हम लोग पहुंचते हैं दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर? तो दक्षिण अफ्रीका में पहुंचते हैं बोअर वॉर। बोअर वॉर के कारण क्या होता है? बोअर वॉर की घटना के बाद हमें ये देखने को मिला कि जो बोअर वॉर हुआ उसमें डच लोग जो शामिल थे, ये डच लोगों का कुछ प्रदेश था जीता हुआ। ये प्रदेश उन्होंने, जो क्षेत्र था, उन्होंने छीन लिया था। भारतीय जो रहते थे वहाँ पर, तो जो भारतीय लोग रहते थे, ये प्रदेश उन लोगों से छीन लिया गया। छीन लिया गया का मतलब ये नहीं कि युद्ध करके छीन लिया गया। छीन लिया का मतलब ये कि वहाँ उन लोगों ने लोगों की जमीनों को छीनना शुरू किया, लोगों की संपत्तियों को हड़पना शुरू किया। कौन लोग? ये सब जो हैं वो डच लोग हैं। ये डच लोग यहाँ उन लोगों की संपत्तियों को पूरी तरह से हड़पना चाह रहे हैं। ठीक है, पूरी तरह से उनकी संपत्तियों को हड़पना चाह रहे हैं। तो इस समय जहाँ पे नटाल का क्षेत्र है, वो नटाल का क्षेत्र पूरी तरह से डचों का है उस समय। अब जब अंग्रेज यहाँ आएंगे तो बोअर वॉर में डचों से युद्ध करेंगे, नटाल छीनेंगे और केप छीनेंगे। और एक रहा क्या, ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट, ये सब डचों का है। पता चल गया अंग्रेजों को कि यहाँ सोने की खान मिली है, तो अंग्रेजों ने इन पर भी अधिकार कर लिया। अब जब अधिकार कर लेते हैं तो गांधी जी यहीं पे एम्बुलेंस को कोर सेवा की शुरुआत करके इन लोगों को जो घायल हैं युद्ध में, उन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करते हैं। तो इसमें बोअर मेडल में मिलता है, और जो जितने भी लोग थे उन लोगों को भी बोअर मेडल की शुरुआत की जाती है, बोअर मेडल दिया जाता है। उसके बाद गांधी जी 1901 में जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं, तो मैंने बताया था कि भारत आने के बाद ये
कांग्रेस के कमेटी में शामिल होने के लिए यहाँ पहुँचते हैं, अधिवेशन में शामिल होने के लिए पहुँचते हैं। तो कांग्रेस के अधिवेशन की शुरुआत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखेंगे। 1901 ईस्वी में जब गांधी जी भारत आए, ऐसा नहीं कि गांधी जी भारत आते जाते नहीं थे, गांधी जी भारत आए दक्षिण अफ्रीका से 1901 ईस्वी में, और यहाँ कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लेने के लिए। और जब कांग्रेस के सम्मेलन में ये भाग लेते हैं तो इस समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे हैं दिनसा ए बाचा। यहीं पर इनकी मुलाकात बहुत सारे राजनेताओं से होती है। तो मैंने अभी बताया क्या कि बोर मेडल वॉर के बाद क्या हुआ कि उस सारे स्टेट को खाली करा दिया गया था, और खाली करा देने के कारण क्या हुआ कि ये सारे प्रदेशों पर कब्जा हो गया था किनका? इन सारे प्रदेशों पर कब्जा हो गया था ब्रिटिशों का। अब ब्रिटिश यहाँ पर एक क्राउन स्टेट बनाने की मांग कर रहे हैं। तो क्राउन स्टेट बनाना है, इसका मतलब क्या है कि अब जो लोग वहाँ फिर बसेंगे तो वो सारे लोग कौन होंगे? जो ब्रिटिश होंगे उनको फ्री में बसा दिया गया है। और भारतीयों को बचने के लिए यहाँ पर क्या किया जाएगा कि 3 पाउंड का टैक्स देना पड़ेगा। ये तो नाइंसाफी वाली बात थी। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि गांधी जी जब भारत में है तो गांधी जी को भारत से बुलाया जाएगा। गांधी जी भारत से बुलाया जा रहा है गांधी जी को, क्यों? क्योंकि एक सम्मेलन होने वाला है, क्योंकि एशियाई मामलों के जो प्रतिनिधि हैं जो ब्रिटेन के हैं, ब्रिटेन के सरकार में शामिल, उनका नाम है चेम्बरलेन, वो यहाँ पहुंचने वाले हैं दक्षिण अफ्रीका। और जब वो दक्षिण अफ्रीका पहुंचने वाले हैं तो उनके सामने रहेगा कौन? ऐसा बोलने वाला उच्च प्रतिनिधित्व क्षमता वाला कौन है? गांधी जी। तो गांधी जी इस समय भारत में है तो उनको गांधी जी को बुलाया जाता है। गांधी जी 1902 में यहाँ पहुंचते हैं, चेम्बरलेन से बात करते हैं, लेकिन मामले का कोई हल नहीं निकलता है। और जब मामले का कोई हल नहीं निकलता है तो क्या किया जाएगा? मामले का जब कोई हल नहीं निकलेगा तो गांधी जी पत्र पत्रिकाओं मैगजीनों के माध्यम से अंग्रेजों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेज जो हैं मूर्ख रह गए, अंग्रेज समझे नहीं गांधी जी की बात। क्या किया जाए? तो अंग्रेज जब गांधी जी की बात समझ नहीं रहे हैं तो अंग्रेज हैं, गांधी जी भी गांधी जी हैं। गांधी जी ने क्या किया कि पत्र पत्रिकाओं, देखिए गांधी जी हिंसा तो शुरू से नहीं करते थे, एक शर्मीले स्वभाव के तो शुरू से ही बहुत मुश्किल से उन्होंने अपने शर्मीले स्वभाव पर काबू नियंत्रण पाया है। तो गांधी जी हिंसा नहीं करते थे, गांधी जी ने हिंसा का रास्ता कभी अपनाया ही नहीं। अब रही बात ये कि अंग्रेजों को समझाया कैसे जाए, तो अंग्रेजों को समझाने का और भी कई तरीके थे। जैसे मैंने बताया कि अंग्रेजों को समझाने के लिए नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना करते हैं वो। उसके बाद नटाल इंडिया कांग्रेस में के जो सदस्य हैं वो ही बुला रहे हैं गांधी जी को। कहाँ से? भारत से, क्योंकि वो कांग्रेस की अध्यक्षता में शामिल होने जगह में। तो गांधी जी को बुलाया गया, नटाल इंडिया कांग्रेस वाले लोगों ने बुलाया यहाँ कि चेम्बरलेन से आप बात कीजिए, और जो भारतीय लोगों को बसाने की बात हो रही है नटाल क्षेत्र में, उन लोगों को बसाने के लिए हम एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का के बिल क्यों दें? इतना पाउंड का जो बिल है हम क्यों दें? 10 शिलिंग से 12 शिलिंग तो बेचारे लोग कमाते ही हैं, और इतना पैसा वो लोग पाउंड के हिसाब से पैसा देंगे, तो नाइंसाफी वाली बात है। लेकिन गांधी जी के समझाने के बावजूद ये एक्ट पास हो गया। कब? 1907 में। याद रखेंगे, एशियन जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है, जिसमें भारतीयों को बसाने के लिए, एशियाई लोगों को बसाने के लिए वहां पाउंड का टैक्स देना पड़ता था, तो ये पास कर दिया गया। और जब पास कर दिया गया है तो सबसे बड़ी बीमारी ये रही कि ये कानून पास हो गया तो लोगों घर से बेघर हो गए। अब जिन लोगों के पास पैसा है वही तो दे सकते हैं वहाँ, जो लोग घर से बेघर हैं तो वो लोग क्या देंगे? तो इन लोगों को बसाने के लिए गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की शुरुआत की। ये याद रखेंगे, फिनिक्स आश्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था कि फिनिक्स आश्रम दक्षिण अफ्रीका के एक शहर ही है फिनिक्स। तो गांधी जी के मन में शहर के बारे में ख्याल तो रहा ही होगा, लेकिन फिनिक्स एक चिड़िया के बारे में भी मैंने बताया था कि वो एक अमर चिड़िया है। 500 से 1000 वर्ष वो जिंदा रहती है, और जब वो मरती है तो अपने चारों ओर घोंसला बना करके लकड़ी का उसमें कूद जाती है, मतलब जलती है, और वहीं पर वो अंडे देती है। और अंडा जब फूटता है, जब वो जल जाती है तो उसमें अंडा फूटता है, और वो एक छोटी सी पंछी फिर निकल करके आती है, वो भी फिनिक्स ही है। तो इसका मतलब वो अमर है, उसका पुनर्जन्म माना जाता है। किसका? तो फिनिक्स का। ठीक है। अब ये फिनिक्स चिड़िया के नाम से शायद गांधी जी को ये लगा होगा कि फिनिक्स शहर तो है ही है, लेकिन अगर फिनिक्स के नाम से ये रखे तो शायद हमारा आश्रम अमर हो जाए। तो इस आश्रम में की शुरुआत 1904 में की गई, और 1904 में जब ये आश्रम की शुरुआत करते हैं तो गांधी जी के साथ बहुत लोग भी शामिल रहे।
गांधी जी के साथ बहुत लोग शामिल रहे हैं, कि मैंने कल बताया था कि इस आश्रम में बहुत सारे लोग शामिल थे। तो थोड़ा सा एक सिलसिले पर निगाह से हम इसको देखेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है। तो फिनिक्स आश्रम की शुरुआत करने वाले जो लोग हैं उनमें गांधी जी भी हैं। गांधी जी के भतीजा है एक, उनका नाम छगन लाल है। इनका नाम याद रखेंगे। वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन गांधी जी के सदस्य के रूप में आप इसे याद रख सकते हैं। ये यहीं फिनिक्स आश्रम में रहते थे। ठीक है। फिनिक्स आश्रम में वैसे लोगों को रखा गया है जो उस क्षेत्र से बाहर हो गए हैं जहां से अंग्रेजों ने एशियाटिक रजिस्ट्रेशन बिल पास किया है। नटाल क्षेत्र में रहने वाले भारतीयों को हटा दिया गया, तो ये फिनिक्स आश्रम में रहेंगे। अब बात ये है कि गांधी जी के पास इतने पैसे नहीं है कि इन सभी लोगों को यहाँ रखा जा सके, लेकिन गांधी जी फिर भी हिम्मत नहीं हारते हैं। इन सभी के लिए यहाँ पर आश्रम की व्यवस्था करवाते हैं। ये आश्रम, ये गांधी जी का ही परिणाम था, कि मेहनत का परिणाम था कि ये 20 एकड़ से 80 एकड़ तक फैल गया। वो अलग बात है कि गांधी जी का साथ बहुत लोगों ने दिया। ठीक है। इसी आश्रम में नाम सुने होंगे कि पारसी रुस्तम गांधी जी का बहुत साथ देते हैं। 1000 एकड़ की जमीन जो है, 80 एकड़ की जमीन, बहुत रकम में इनको खरीदा गया था। तो इसका जो खरीदने के लिए पैसे भी रुस्तम जो हैं, पारसी रुस्तम, सेठ पारसी रुस्तम उनका नाम था, उन्होंने दिया। ठीक है। अपने फैक्ट्री के बहुत सारे चादर हैं, बिस्तर हैं, सब गांधी जी को दिया उन्होंने। गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर के दक्षिण अफ्रीका में वो खड़े हैं। ठीक है। और उसके बाद वो जब दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की शुरुआत करते हैं, तो यहाँ गांधी जी कहते हैं कि देखिए, पैसे तो हमारे पास इतने नहीं है कि हम सबका ख्याल रख सकते हैं, लेकिन आप लोग श्रमदान कर सकते हैं। श्रमदान करने के बाद जो पैसा आएगा वो आप लोगों में बांट दिया जाएगा, या बाद में जब हमारा आश्रम बहुत अधिक विकसित होगा तो उसमें आप लोग मंथली पे भी काम कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि इस आश्रम में सिखाया क्या जाता है, तो इसमें व्यापारिक शिक्षा दी जाती है, एजुकेशन, कमर्शियल एजुकेशन की शिक्षा, सेल्फ डिफेंस की शिक्षा, स्वावलंबन होने की शिक्षा सिखाई जाती है, कि हम लोग अपने पैरों पर कैसे खड़े हो सकते हैं। जब इसकी शिक्षा दे दी जाती है तो लोग बाहर भी निकल करके अपना काम कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपने संस्कार, अपने रीति रिवाज को भूलना नहीं है। ये सारी बातें इस आश्रम में सिखाई गई। तो इसी समय कुछ लोगों का ख्याल आया कि क्यों ना यहाँ पर अंग्रेजों का विरोध करने के लिए एक पेपर की शुरुआत कीजिए, एक पत्रिका की शुरुआत कीजिए, जिसका नाम इन्होंने रखा इंडियन ओपिनियन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में कौन सी पत्रिका लिखी गई है, तो 1909 में इंडियन ओपिनियन लिखी गई है। इसी के एक साल बाद 1910 में वो हिंद स्वराज लिखते हैं, एक पत्रिका है। तो उसके बारे में हम अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है। तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका का जो सुझाव है, मैंने बताया था कि मदनजीत सिंह देते हैं, और इंडियन ओपिनियन पत्रिका का सुझाव मदनजीत सिंह देते हैं। उसके बाद इसके जो एडिटर बनते हैं ना, वो मनसुख लाल होते हैं। कहाँ गलती है कहाँ सही, वो देखने का काम मनसुख लाल करते हैं, और इसको प्रिंट करने का जो काम है वो गोविंद स्वामी करते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, गोविंद स्वामी का नाम याद रखेंगे। और इन सब के चीफ एडिटर कौन है, तो गांधी जी। क्या सही है क्या नहीं, लास्ट बार में तो उन्हीं को देखना है, हेड ऑफिस है वो। उसके बाद जो इस प्रिंट प्रेस को स्थापित करने में पारसी रुस्तम साहब का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऐसा नहीं कि हम छगनलाल को भूल सकते हैं। छगनलाल जो गांधी जी के भतीजा हैं, वो आगे चल करके बहुत बड़ा योगदान देंगे इसमें। तो न केवल इंडियन ओपिनियन में, बल्कि सत्याग्रह की शुरुआत करने में भी उनका योगदान रहेगा, क्योंकि वही राय देते हैं कि क्यों ना आप इस सत्याग्रह करें। तो ये कि योगदान रहेगा, उसको हम आगे देखेंगे, बहुत अच्छी तरह से डील करेंगे उसके बारे में। और गांधी जी के बारे में और अच्छे तरीके से डीपली हम अध्ययन करेंगे, तो ये पता चलता है कि गांधी जी 1907 में ही इसकी शुरुआत कर चुके हैं, सत्याग्रह की शुरुआत कर चुके हैं। और 1907 में जब सत्याग्रह की शुरुआत कर चुके हैं, तो इसी सत्याग्रह का हिस्सा रहा है इंडियन ओपिनियन। इसी सत्याग्रह का हिस्सा रहा है, एक आश्रम के बारे में बताया था मैंने, फिनिक्स आश्रम। इसी सत्याग्रह का हिस्सा रहा है। फिनिक्स आश्रम की शुरुआत 1906 में हुई, लेकिन इसी सत्याग्रह का हिस्सा रहा है कौन सा, इंडियन ओपिनियन। और इसी सत्याग्रह का हिस्सा रहा है एक और पत्रिका जिसका नाम है हिंद स्वराज, नाम याद रखेंगे। ऐसे ये नहीं है कि गांधी जी ने यही एक दो पत्रिका लिखी है। गांधी जी की पत्रिका की एक बहुत बड़ी लिस्ट है। अब जब मैं उसको सिलसिलेवार ढंग से बताना शुरू करूंगा तो उसमें पता चलेगा कि गांधी जी ने कौन कौन सी पत्रिका लिखी है। एक जब गोपाल कृष्ण गोखले की मुलाकात होती है 1912 में, तो वो एक एथिकल रिलीजन पुस्तक देते हैं गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को।
तो उसमें ऐसी बातें लिखी गई हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले साहब पढ़ करके वो खुश हो जाते हैं, और गांधी जी प्रस्ताव रखते हैं कि आप हमें अपना राजनीतिक गुरु बना लें। तो गोपाल कृष्ण गोखले उनके प्रस्ताव को मंजूर कर लेते हैं और राजनीतिक गुरु बन जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी पत्रिकाएं हैं जिनसे न केवल गांधी जी का स्वयं व्यक्तित्व बदला है, बड़े बड़े लोगों का व्यक्तित्व गांधी जी ने बदल दिया। जो लोग गांधी जी की बुराई करते थे वो उस समय जब भारत आएंगे तो गांधी जी के साथ खड़े पाएंगे। जब हम भारत पहुंचेंगे गांधी जी के साथ, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले उनके विरोधी हुआ करते थे, वो भी वकील थे और ये भी वकील हैं। कौन? तो गांधी जी पहले उनके विरोध में खड़े थे वो, लेकिन गांधी जी के व्यक्तित्व का प्रभाव इतना रहा कि वो इनके समर्थन में चले हैं। और जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ, जब तक गांधी जी की मृत्यु नहीं हुई, तब तक मृत्यु तक उनके साथ खड़े रहे वो। जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व को देखिए, वो गांधी जी से प्रभावित थे। कुछ मामलों पर उनके विचार नहीं मिलते थे, वो अलग सी बात है, लेकिन गांधी जी के विचार बहुत लोगों से मिलते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो गांधी जी के विचार को नहीं भी मानते थे लेकिन सम्मान करते थे गांधी जी का। ठीक, जैसे भीमराव अम्बेडकर साहब का जो विचार है वो गांधी जी से कम मिला। कुछ मामलों पर गांधी जी के विचार नहीं मिले, जैसे कम्युनल अवार्ड में जब हम भारत पहुंचेंगे, अभी तो हम लोग दक्षिण अफ्रीका में ही हैं, जब कम्युनल अवार्ड आएगा, सांप्रदायिक पंचायत की बात करेंगे, तो इसमें पता चला है कि अंग्रेजों ने हिंदुओं को लड़ाने के लिए, मुस्लिमों को लड़ाने के लिए हिंदुओं की जातियों को अलग कर दिया है। तो इसमें गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के मतभेद हो जाते हैं, तो ये पढ़ेंगे हम लोग किस तरीके से गांधी जी ने इन सभी मामलों को सुलझाया है। वो सभी का अध्ययन करेंगे बहुत अच्छी तरह से। ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये अध्ययन हो रहा है, किस तरीके से गांधी जी का व्यक्तित्व निखर रहा है। ये एक बात रहेगी, इस बात का हम लोग बहुत दिल से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। कहाँ पर हम लोग हैं? तो अभी हम लोग हैं दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के साथ। गांधी जी ने जिन जिन घटनाओं की शुरुआत की है वो हम लोग इस तरीके से देख रहे हैं, गांधी जी के नजरिए से देख रहे हैं, ताकि आप लोग भी गांधी जी के नजरिए से उन्हें देखें। उस आंदोलन को, उस सत्याग्रह को हम लोग गांधी जी के नजरिए से देख रहे हैं। इसलिए ये वीडियो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम लोग गांधी जी के नजरिए से चल रहे हैं। ठीक है ना, बात क्लास की नहीं है, बात है कि गांधी जी के जो व्यक्तित्व को हम लोग कैसे अपने अंदर उतार सकते हैं, गांधी जी की दी हुई शिक्षाओं को हम लोग किस तरीके से अपने अंदर उतार सकते हैं, उनकी मोरालिटी को किस तरीके से हम लोग अपने अंदर समावेशित कर सकते हैं। ये सभी बातों को हम लोगों को देखना है, उनकी दी गई शिक्षाओं को हम लोगों को देखना है। बहुत सारे लोग गांधी जी के विरोधी भी रहे हैं, लेकिन सभी लोग गांधी जी का सम्मान करते थे और आज भी करते हैं। उनकी दी गई शिक्षाएं, उनके जो विचार हैं, वो आज भी लोग पढ़ते हैं। तो ये बातें हैं, इसलिए हम ये जो वीडियो बना रहे हैं, ये टीचिंग जो चल रहा है, ये जो शिक्षा दी जा रही है, बस सिर्फ इसलिए है कि गांधी जी के पर्पस को बहुत अच्छी तरीके से समझाया जा सके। बस इतना ही नहीं कि गांधी जी कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ से वकालत की और भारत में कौन कौन से आंदोलन किए, सिर्फ यही मेरा मोटिव या उद्देश्य नहीं है। गांधी जी के व्यक्तित्व को के बारे में पूरे लोगों को बताना ये मेरा मेन उद्देश्य रहा है। और केवल गांधी जी ही नहीं, जितने भी नेशनलिज्म इन इंडिया में आएंगे, जैसे जवाहरलाल नेहरू हैं, ठीक है, पढ़ेंगे आगे चल के भगत सिंह जी के बारे में, जितने भी रिवोल्यूशनरिस्ट हैं, जितने भी जो क्रांतिकारी, उन सभी के बारे में ऐसी ऐसी जानकारी जो अभी आप लोगों के से छूट गई है या आप लोगों को अभी पता नहीं है, वो सारी जानकारी एक डील तरीके से विस्तार पूर्वक दिया जाएगा, ताकि उन लोगों का व्यक्तित्व, उन लोगों की शिक्षाएं भी हम लोग अपने जीवन में उतार सकें। ये एक मोटिव होना चाहिए। एक तो शिक्षा, एजुकेशन, कि एक भी परीक्षा में एक भी सवाल ना छूटे, एक भी क्वेश्चन ना छूटे, और क्वेश्चन के साथ साथ हम अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में भी इन सब विचारधाराओं को भर लें। तो क्यों ना, जब पढ़ना है तो एक बार पढ़ें और हमेशा के लिए याद रहे। इसलिए मेरा एक उद्देश्य है, एक मोटिव है कि एक बार में ही हर जितने भी महानुभाव हैं, जितने भी महापुरुष हैं, उन सबको की बातों को, उन सबके जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को बारीकी से डील करते हुए आप लोगों तक पेश किया जाए। ये मेरी गारंटी रहेगी कि एक भी क्वेश्चन जब मैं गांधी जी की व्यक्तित्व को बता दूंगा, तो चाहे कोई भी एग्जाम हो, किसी भी तरीके का एग्जाम हो, एक क्वेश्चन गांधी जी के कोर्स से
आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो हम लोग गांधी जी के बारे में जब इंडियन ओपिनियन पत्रिका पढ़ रहे हैं, तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका में जितने भी कैरेक्टर हैं मैंने बता दिया है कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका की शुरुआत कब हुई, इंडियन ओपिनियन पत्रिका को के एडवाइजर कौन थे, गांधी जी को एडवाइस किसने किया, इंडियन ओपिनियन पत्रिका को किसने छापा, एडिटर कौन थे, मनसुख लाल, चीफ एडिटर कौन थे, तो गांधी जी थे। इस पत्रिका में धन कुछ जो लगाया है वो पारसी रुस्तम ने लगाया है। ठीक है, अच्छा, इस पत्रिका को पहले कहाँ छापा गया था, तो पहले मर्क्यूरी एक ये है प्रेस है, वहां छापा गया था। तो ऐसी बारीकी घटनाओं को जब हम सिलसिलेवार ढंग से अगर अध्ययन करते हैं या नोटबुक में नोट करते हैं, तो एग्जाम ऐसा नहीं हो सकता है कि एग्जाम से कोई भी क्वेश्चन छूट जाए। बस अपने मन मस्तिष्क में इसे ध्यान से उतारने की जरूरत है, एक बार पढ़ने की जरूरत है, इसे बार बार पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। बस इनकी जिंदगी के बारे में इस तरीके से कुछ बताना चाहते हैं कि आप उन घटनाओं को हमेशा याद रखें। एक बार पढ़ना और हमेशा के लिए याद रखना, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इसे याद रखें। कोशिश मेरा यही रहेगा कि एक बार बताने के बाद जिंदगी भर आप लोगों के मस्तिष्क में ये बातें छप जाए। ठीक है, तो इंडियन ओपिनियन की घटना देख चुके हैं हम लोग। इंडियन ओपिनियन के बाद जब हम लोग चलेंगे तो दो चीज मैं बता देना चाहता हूं इस इंडियन ओपिनियन में, कि इंडियन ओपिनियन की घटना के बाद हम लोग जब देखते हैं बोअर वॉर जब हुआ, बोअर वॉर के बाद हम लोग देखेंगे कि सत्याग्रह की शुरुआत हुई है। और सत्याग्रह की शुरुआत जब हुई है तो इसमें कुछ घटनाओं को हम एक बार अध्ययन कर लेते हैं। तो इसी में हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या घटनाएं हुई हैं यहाँ पर। तो दो चीज, एक है बोअर वॉर। ठीक, ये दक्षिण अफ्रीका में काफी इंपॉर्टेंट मूवमेंट रहा है, तो बोअर वॉर की घटना याद रखना है। और उसके बाद आपको बोअर मेडल याद रखना है। बोअर वॉर के बाद आपको फिनिक्स आश्रम याद रखना है। और गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में एक और मूवमेंट चला है जिसका नाम है जुलू वॉर। ठीक है, बहुत सारे लोग जुलू वॉर के बारे में नहीं जानते हैं कि जुलू वॉर आखिर है क्या। जुलू वॉर की जानकारी हम देंगे। तो इस जुलू वॉर में हुआ क्या है, तो पहले एक चीज याद रखें कि एक तरफ हुआ है क्या, बोअर वॉर। जब इनके बारे में जान रहे हैं तो क्यों ना डील पढ़ें, विशेषताओं के बारे में पढ़ें और इनकी निजी जिंदगी के बारे में जितनी सारी बातें हैं उसको हम डील करते हुए चलें। ठीक है, एक भी बात ना छूटे, वो इसका ख्याल रखा जाएगा। तो बोअर वॉर की जो शुरुआत हुई है 1899 से 1901 तक, ये बातें मैंने बता चुका है। तो बोअर वॉर के बाद एक आश्रम की शुरुआत हुई है जिसका नाम है फोनिक्स आश्रम, मतलब फिनिक्स आश्रम। ये घटनाएं तो पढ़ी हुई है, लेकिन जब 1906 में एक और वॉर होगा जिसका नाम होगा जुलू वॉर। ठीक है, तो जुलू वॉर जो है उससे याद रखेंगे। जुलू वॉर और बोअर वॉर में बहुत कुछ समानताएं हैं, लेकिन है क्या ये, बोअर वॉर में गांधी जी ने अपने लोगों को, भारतीय लोगों को वहां प्रवेश दिलाने के लिए मूवमेंट किया था, लेकिन थोड़ी किस्मत खराब रही कि अंग्रेजों ने सुना नहीं। तो 1907 में ये कानून पास हो गया और अगर भारतीयों को वहां रहना तो टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जुलू वॉर जो है वहां रहने वाले कुछ निवासी लोग हैं जो काम करते हैं वहां। ठीक है, वहां जो मजदूर लोग हैं उन लोगों पर इस अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया है। 1906 की बात है। अंग्रेजों ने क्या टैक्स लगाया है, अंग्रेज ये चाहते हैं कि ये मजदूर जो है मेरे कहने पर काम करें। ठीक है, हीरे के खदानों में ये लोग काम किया करते थे। हीरे के खदानों में जब ये काम कर रहे हैं तो इन लोगों के बीच हुआ क्या है कि ये लोगों को मारा जाता है, इन लोगों को पीटा जाता है। तो इन लोगों ने क्या किया है, कुछ घटनाओं को याद रखना है। ठीक है, इन दोनों में कुछ समानताएं हैं इसलिए इस तरीके से लिख दे रहा हूं। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक ऐसा करते हैं, इसको इसी को हटा दिया जाए, ठीक रहेगा, इसको बाद में लिख देंगे। ठीक है ना,
ठीक है, तो बोअर वॉर की शुरुआत होती है 1899 से 1901 तक, और उसी के दौरान, उसी के बाद जो है फिनिक्स आश्रम की शुरुआत होती है। कुछ लोग जो है बेघर हो चुके हैं ना, तो वो वहां आकर के आश्रम में रहेंगे। इसी दौरान की बात है, 1906 की बात है, जुलू वॉर हो जाता है। एक जनजाति है, ठीक है, तो ये जो मजदूर लोग हैं अंग्रेजों के पूरी तरह से गुलाम कह सकते हैं, वो बन चुके हैं। अंग्रेज इनको मारा पीटा करते हैं, हीरे के खदानों में काम करना है लोगों को, और उसके बावजूद यहाँ रहने के लिए उनको टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये जो जनजाति लोग हैं, ये लोग आंदोलन करते हैं कि हम टैक्स नहीं देंगे, हम लोगों को 2 वक्त का खाना मिलता है, हम लोगों को 3 वक्त का खाना चाहिए, हम लोगों को वेतन चाहिए। आंदोलन करते हैं। कहाँ आंदोलन करते हैं? तो साउथ अफ्रीका की घटना है, तो साउथ अफ्रीका में आंदोलन करते हैं। और जब आंदोलन करते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि गांधी जी अभी तक अंग्रेजों के पक्षधर हैं, अंग्रेजों के समर्थन में बात कर रहे हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं, गांधी जी के साथ बहुत बुरी बुरी घटनाएं हुई हैं, अंग्रेजों ने की है। जैसे मेरिट्सबर्ग की घटनाओं का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, तो उन्हें ट्रेन से फेंक दिया गया था उनके पूरे सामान के साथ। अभी अभी जो घटनाएं घटी हैं, जिसमें नटाल क्षेत्र से भारतीयों को निकाल दिया गया है, इतना सुनकर तो गांधी जी का मन बदल जाना चाहिए, अंग्रेजों के प्रति विरोधी हो जाना चाहिए। लेकिन गांधी जी का मन अभी भी अंग्रेजों के प्रति है। उनका कहना है कि अभी अंग्रेज नहीं माने हैं, लेकिन अगर हम अंग्रेजों के प्रति उनके साथ योगदान देंगे, उनके साथ शासन में योगदान देंगे, तो हो सकता है कि अंग्रेज का मन बदल जाए और वो दक्षिण अफ्रीका में जो कानून है उसको समाप्त कर दे। इसलिए जब ये लोग, जो जनजाति लोग हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, और ये जो आंदोलन करेंगे, तो हम लोग देखेंगे क्या कि इस आंदोलन में भी गांधी जी क्या करेंगे? एम्बुलेंस कोर सर्विस की शुरुआत करेंगे। देखिए, एक मूवमेंट चला था बोअर वॉर, इसमें भी गांधी जी ने किसकी शुरुआत की थी? एम्बुलेंस कोर सेवा। एम्बुलेंस कोर सर्विस। अब ये सर्विस क्या थी कि यहाँ से जो लोग घायल होंगे वो लोगों को एम्बुलेंस में लाया जाएगा और हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद ही तो ये घटना घटी जिसके कारण फिनिक्स आश्रम की शुरुआत की गई। गांधी जी को यहाँ समझना चाहिए था कि यहाँ पर अंग्रेजों का मैंने इतना ख्याल रखा है, अंग्रेजों के जितने भी सैनिक हैं, उन लोग जो घायल हो गए हैं, उनको अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करवा रहे हैं। तभी तो इनको बोअर मेडल मिला, तभी तो यहाँ इनको बोअर मेडल मिला है। ठीक है, ये 2 घटनाएं याद रखेंगे। फिर भी अंग्रेज जो है भारतीयों को यहाँ से हटा देते हैं। नटाल का जो क्षेत्र है जिसको खाली कराया गया है, अंग्रेज यहाँ से इन लोगों को हटा देते हैं। कहते हैं कि पाउंड का टैक्स दीजिए, 3 पाउंड का टैक्स दीजिए, तब रखेंगे। और इतना ही नहीं, ये कानून पास करवा देते हैं 1907 में। इसी बीच 1906 में जुलू वॉर चला जाता है, जुलू वॉर की शुरुआत हो जाती है। अभी जुलू वॉर जो है, इसकी जो शुरुआत होती है, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए बनता है कि गांधी जी को यहाँ से सबक लेना चाहिए था, यहाँ से सीखना चाहिए था। और गांधी जी यहाँ से सीखते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन गांधी जी का एक मानना था कि चलो एक बार ना सही, दूसरी बार में अंग्रेजों को समझाया जा सकता है। ठीक है, गांधी जी की यही विचारधारा रही होगी कि एक बार अंग्रेज नहीं समझे हैं तो दूसरी बार में शायद समझ जाए। ठीक है, तो दूसरी बार में जब जुलू वॉर होता है, यहाँ के जनजाति लोग, ठीक है, यहाँ के जो कास्ट लोग हैं, वो लोग विद्रोह करते हैं, आंदोलन करते हैं। जुलू कास्ट, जुलू के जो लेबर लोग होते हैं, ठीक है, ये लोग विद्रोह करते हैं। इसलिए क्योंकि अंग्रेज यहाँ इन लोगों का प्रताड़ित कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मतलब शोषण कर रहे हैं। ठीक है, और ये जब शोषण कर रहे हैं, तो ये जब शोषण बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हीरे के खदान में काम करवाते हैं, बहुत अधिक समय तक काम करवाते हैं, वेतन नहीं देते हैं। और जब ये आंदोलन करते हैं ये मजदूर लोग, तो उन्हीं को मारते हैं, पीटते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि ये आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। और जब आंदोलन करना शुरू कर देते हैं तो होता क्या है कि इस आंदोलन में
देखिए एक चीज याद रखेंगे, यहाँ हुआ था क्या, वॉर हुआ था, ठीक है, और यहाँ इस विद्रोह को कुचला जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा। इस विद्रोह को जब कुचला जा रहा है तो इस विद्रोह में इस बार मजदूर शामिल हैं। ये मजदूर चाहते हैं कि अब हमको आज़ादी चाहिए पूरी तरीके से, कि भैया हमको आज़ाद कर दीजिए, हम आपका काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काम करवाना है तो आप हमें वेतन दें, वेतन देंगे तो काम होगा, लेकिन वेतन नहीं दे रहे हैं और सिर्फ काम करवा रहे हैं, 2 वक्त की खाना, 2 वक्त के खाने में कौन काम करेगा। तो ये बहुत बड़ी संख्या में है, बहुत बड़ी संख्या में, तो ये लोग विद्रोह करेंगे। तो इस विद्रोह को कुचला जाएगा किसके द्वारा, तो ये विद्रोह को कुचला जाएगा किसके द्वारा, तो इस विद्रोह को कुचला जाएगा अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। देखेंगे राइवलरी होगी किसके साथ, तो ब्रिटिशों के साथ राइवलरी होगी। ब्रिटिश लोग क्या करेंगे, तो ब्रिटिश लोग अपनी सेना ला करके इनको कुचलेंगे, पीटेंगे। बहुत बड़ा विद्रोह हुआ यहाँ पर, जुलू वॉर जो है एक नाम से जाना जाता है। लेकिन गांधी जी का मन यहाँ भी बदला कि हम लोग चलते हैं और जो जुलू वॉर में जो ब्रिटिश लोग घायल हो रहे हैं उन ब्रिटिशों को उठा करके लाएंगे और फिर हॉस्पिटल में भर्ती कराएंगे। तो यहाँ पर भी गांधी जी ने एम्बुलेंस कोर सर्विस की शुरुआत की है, ये ध्यान रखना है। गांधी जी से जुड़ी घटनाओं को डील से देखेंगे। एम्बुलेंस कोर सर्विस की शुरुआत की, इसको इसलिए डिफाइन करना जरूरी पड़ गया है क्योंकि एक तरफ बोअर वॉर है, एक तरफ जुलू वॉर है। एक तरफ फोनिक्स आश्रम है, एम्बुलेंस कोर सेवा की शुरुआत की गई है, तो गांधी जी ने इन ब्रिटिशों को फिर से बचाने के लिए यहाँ पर एम्बुलेंस कोर सेवा की शुरुआत की है, एम्बुलेंस कोर सर्विस की शुरुआत की है। अब देखिए अंग्रेज की चाल क्या है। यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या किया है कि यहाँ पर जो एम्बुलेंस कोर सेवा की शुरुआत की तो गांधी जी को मिला क्या, बोअर मेडल। इतने से गांधी जी तो खुश होने वाले नहीं थे, लेकिन गांधी जी यहाँ पर खुश हो जाते हैं। तो गांधी जी को यहाँ पर मिल जाता है बोअर मेडल। और दूसरी बात ये रहा कि यहाँ पर भी गांधी जी ने एम्बुलेंस कोर सर्विस की शुरुआत की है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों की सहायता की, जितने भी ब्रिटिशों की सहायता की, फिर ब्रिटिश खुश हो गए। ब्रिटिश बहुत चालाक होते हैं। ब्रिटिशों को लगा कि चलो इसी बहाने गांधी जी को एक आध मेडल दे दिया जाए, गांधी जी खुश हो जाएंगे। ब्रिटिशों को ये नहीं पता था कि आगे चल करके ये बहुत बड़ा आंदोलन बन जाएगा। इस समय एम्बुलेंस कोर सर्विस की जब शुरुआत करते हैं, ब्रिटिशों की सहायता करते हैं गांधी जी, तो यहां पर इनको जुलू मेडल दिया जाता है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में कौन कौन सी उपाधियां दी गई हैं, कौन कौन से मेडल दिए गए हैं। इस बात का ख्याल रखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में ये तो 2 मेडल मिले हैं हमको, बोअर मेडल और जुलू मेडल। एक उपाधि है करमवीर की उपाधि दी गई है, करमवीर की ख्याति उनको दी गई है। कहाँ, तो दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। ये करमवीर की ख्याति क्या है, करमवीर की जो ख्याति है वो ये है कि दक्षिण अफ्रीका में वो लोगों को न्याय दिलाने के लिए, लोगों को उनके घर में बसाने के लिए, नटाल क्षेत्र में बसाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा गांधी जी को, बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ा। और जब बहुत अधिक संघर्ष कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि वहां के लोगों ने इन्हें करमवीर कहना शुरू कर दिया। ठीक है, करमवीर कहना शुरू कर दिया। एक बात तो ये रहेगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने इन्हें क्या नहीं कहा है, ठीक है, वो साहब जब अगले लेक्चर में आएंगे तो सिलसिलेवार ढंग से देखेंगे कि गांधी जी को लोगों ने कौन कौन सी उपाधियां दी हैं और गांधी जी ने लोगों को कौन कौन सी उपाधियां दी हैं वो भी देखना है। ऐसा नहीं कि गांधी जी ने किसी लोगों को उपाधियां नहीं दी हैं। जैसे राष्ट्रपिता, महात्मा, हम लोग ये जानते हैं कि महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण के मूवमेंट में दिया था, लेकिन ऐसी घटनाओं को और देखेंगे कि महात्मा की उपाधि किन और लोगों ने दिया है गांधी जी को। तो अगर हम हायर लेवल की तैयारी करें तो इसमें कुछ क्वेश्चंस को याद रखना जरूरी पड़ता है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया है, राष्ट्रपिता गांधी जी को किसने कहा है। ठीक है, ये सब घटनाओं को हम लोग देखेंगे अच्छी तरह से कि राष्ट्रपिता किसने कहा है, महात्मा किसने कहा है, मलंग बाबा किसने कहा है गांधी जी को। एक व्यक्ति जिनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने इनको मलंग बाबा भी कहा है।
तो ये सिलसिलेवार ढंग से उनके द्वारा उन्हें जितनी भी ख्यातियाँ मिली हैं वो सबको देखेंगे, और उन्होंने जितनी ख्यातियाँ लोगों को दी है वो भी देखेंगे, और उनके द्वारा जितने भी मैगजीन, पेपर, पत्र, पत्रिकाएं लिखी गई हैं वो भी देखेंगे। लेकिन एक बात यह है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को कितनी मेडल मिले, कितनी उपाधियां मिली, तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को करमवीर की उपाधि मिली जब ये नटाल क्षेत्र में लोगों को बसा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी बोअर वॉर में एम्बुलेंस कोर्स सेवा की शुरुआत करते हैं तो इन्हें बोअर मेडल से नवाजा जाता है। और दक्षिण अफ्रीका में जब ये जुलू वॉर की शुरुआत होती है तो जुलू वॉर में भी दक्षिण अफ्रीका ब्रिटिशों की सहायता करते हैं। ब्रिटिश में जो घायल हो रहे हैं उनको अस्पताल तक पहुंचाना इनकी जिम्मेदारी बन जाती है। गांधी जी को लगता है कि क्यों ना एक काम किया जाए, इन लोगों को सहायता दी जाए, क्योंकि अगर अंग्रेजों के साथ शासन करेंगे, शासन में भागीदारी करेंगे तो हो सकता है दक्षिण अफ्रीका में जो कानून बनाया गया है हम लोगों के प्रति, भारतीय लोगों के प्रति, एशियाई लोगों के प्रति, जो काले समुदाय के लोग हैं, गोरे लोग भारतीयों को और एशियाई को काले ही कहते थे क्योंकि वो हम लोगों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ही गोरे हैं, तो इसलिए भारतीयों को और एशियाई मूल के लोगों को वो काले कहते थे। तो उन लोगों ने काले ब्लैक एंड व्हाइट का कानून ही बना दिया था। तो ये सब कानून को हटाने के लिए गांधी जी ने एम्बुलेंस कोर्स सेवा की शुरुआत भी की। तो एक एम्बुलेंस कोर्स सेवा की शुरुआत बोअर वॉर में और एक एम्बुलेंस कोर्स सेवा की शुरुआत जुलू वॉर में। बोअर वॉर की शुरुआत 1899 से 1901 और जुलू वॉर की जो शुरुआत हुई है वो शुरुआत हुई है 1906 में। इसमें आपको जुलू मेडल दिया गया है, तो जुलू मेडल और बोअर मेडल ये याद रखेंगे। अब एक चीज यहाँ पर ये है कि बोअर वॉर के बाद गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की शुरुआत की है और जुलू वॉर के बाद गांधी जी एक और आश्रम की शुरुआत करते हैं जिसका नाम होता है टॉल्स्टॉय फार्म। टॉल्स्टॉय फार्म की शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत गांधी जी के द्वारा 1910 में की गई। ऐसा क्या रीजन बना कि गांधी जी ने इसकी शुरुआत 1910 में ही की? गांधी जी ने इसकी शुरुआत 1910 में इसलिए की कि ये जो बहुत बड़े प्रशंसक थे टॉल्स्टॉय के, लियो टॉल्स्टॉय, ये लियो टॉल्स्टॉय के बहुत बड़े प्रशंसक थे। तो 1910 ईस्वी में टॉल्स्टॉय फॉर्म की शुरुआत करते हैं। टॉल्स्टॉय फॉर्म, टॉल्स्टॉय फॉर्म की शुरुआत करते हैं। ये टॉल्स्टॉय फॉर्म की शुरुआत 1910 में इसलिए की गई कि इस समय जो गांधी जी जिनको फॉलो करते हैं, गांधी जी जिनको फॉलो करते हैं वो हैं टॉल्स्टॉय, जिन्होंने बहुत सारी किताब लिखी। मदर पुस्तक के लेखक भी यही हैं, टॉल्स्टॉय। तो मदर पुस्तक के ये लेखक हैं, इन्होंने ये किताब लिखी है। तो ये बहुत सारी किताबों को लिखने वाले विचारक हैं। गांधी जी इनके विचारों से बहुत प्रभावित हुए, बहुत अधिक प्रभावित हुए गांधी जी। और जब गांधी जी इनके विचारों से प्रभावित होते हैं तो ये गांधी जी से मुलाकात भी करते हैं, ठीक है। गांधी जी इनको अपनी पुस्तक भी भेंट करते हैं। उसके बाद ये गांधी जी इनके प्रशंसक, बहुत बड़े प्रशंसक बन जाते हैं। इसी बीच 1910 में टॉल्स्टॉय की मृत्यु हो जाती है तो उनके नाम से वो एक आश्रम की शुरुआत करते हैं, टॉल्स्टॉय फॉर्म, ठीक है। तो इन दोनों में समानता ये रहेगी कि फिनिक्स आश्रम में लोगों को शिक्षित किया जा रहा है। लोगों को जो शिक्षित किया जा रहा है वो फिनिक्स आश्रम में, लोगों को अपने पैरों पे खड़ा किया जा रहा है फिनिक्स आश्रम में, लोगों को व्यापारिक शिक्षा दी जा रही है फिनिक्स आश्रम में, लोगों को मोरालिटी सिखाई जा रही है फिनिक्स आश्रम में, ठीक है। तो टॉल्स्टॉय आश्रम में भी इसी काम पर जोर दिया जा रहा है। टॉल्स्टॉय आश्रम में भी लोगों को शिक्षित किया जा रहा है। टॉल्स्टॉय आश्रम में भी लोगों को मोरालिटी पर ध्यान दिया जा रहा है। टॉल्स्टॉय आश्रम में भी लोगों को व्यापारिक शिक्षा दी जा रही है, ठीक है, ताकि ये लोग अपने पैरों पर खड़े हो सके और सेल्फ डिपेंड हो सके। ये सारी घटनाओं के बारे में हम लोग ये देख चुके हैं कि बोअर वॉर की घटना और बोअर वॉर के साथ जुलू वॉर, ये दोनों को कोरिलेट करके चलेंगे तो थोड़ा आसानी होगी समझने में। बोअर वॉर क्या था, जुलू वॉर क्या है। बोअर वॉर में हम लोगों ने किन किन घटनाओं को अंजाम दिया, गांधी जी ने किन किन घटनाओं को अंजाम दिया है, तो एम्बुलेंस कोर्स सेवा की शुरुआत की है। और जुलू वॉर में भी इसी तरह की घटना हुई, तो जुलू वॉर में भी एम्बुलेंस कोर्स सेवा की शुरुआत की। एम्बुलेंस कोर्स सेवा की जब शुरुआत करते हैं तो फिर गांधी जी को जुलू पदक दिया जाता है।
यहाँ बोअर पदक दिया जाता है। और गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में करमवीर की उपाधि दी जाती है। तो करमवीर तो लिख देते हैं क्योंकि वो काम देगा। तो दक्षिण अफ्रीका में उन्हें एक नाम दिया जाता है, एक नेम दिया जाता है, इनको सरनेम, एक ख्याति दी जाती है, एक उपाधि दी जाती है। ठीक है, इनको करमवीर कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है इनको करमवीर? तो साउथ अफ्रीका के ये करमवीर कहे जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को जो बेघर हो चुके हैं उन लोगों को घर दिलाने का काम साउथ अफ्रीका में कहाँ पर? तो नाटाल का जो क्षेत्र है, नाटाल के क्षेत्र में घर दिलाने का काम कौन कर रहे हैं? तो नाटाल के क्षेत्र में घर दिलाने का काम कर रहे हैं गांधी जी। इसलिए गांधी जी को उस समय वहां के लोगों ने क्या कहा है? करमवीर कहा। 1907 में जब ये सत्याग्रह कर रहे हैं गांधी जी, ठीक है, गांधी जी की सत्याग्रह की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने 1907 में ही की है। लेकिन जब 1907 में उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की है ना, तो उसके अगले साल 1908 में गांधी जी को जेल में डाल दिया जाता है। भारत में भी जब हम देखेंगे कि गांधी जी जब सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे, क्विट इंडियन मूवमेंट देखेंगे या सविनय अवज्ञा आंदोलन देखेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो उस दौरान भी गांधी जी को जेल में डाल दिया जाएगा। तो यहाँ से कुछ मिली-जुली घटनाएं हैं जो भारत में भी घटित होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि जब सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं तो अगले साल 1908 में सत्याग्रह बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो इनको जेल में डाल दिया जाता है। जैसा काम गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कर रहे हैं, वैसा काम भारत में भी इसी समय शुरू हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गांधी जी तो दक्षिण अफ्रीका में ही शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन वैसा काम भारत में किसके द्वारा किया जा रहा है? तो वैसा काम भारत में इस समय बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया जा रहा है। गंगाधर जो तिलक जो थे, अपनी जो पत्रिकाएं लिख रहे हैं, अपने जो मैगजीन लिख रहे हैं, मराठा, केसरी, इन सभी पत्र पत्रिकाओं में, मैगजीनों में बाल गंगाधर तिलक जो है वो अंग्रेजों के बारे में लिख रहे हैं, अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं। इसी कारण बाल गंगाधर तिलक को भी जेल जाना पड़ता है। भारत में वो पहले व्यक्ति थे जिनको आंदोलनकारी थे जिनको जेल जाना पड़ा। इससे पहले तो सब उदारवादी थे, लिबरल थे, तो सब लोग अंग्रेजों के साथ ही रहा करते थे, अंग्रेजों के साथ हाथ जोड़ करके चलते थे। अगर कानून पास हुआ तो हाँ पास है, नहीं हुआ तो नहीं है, हाँ में हाँ मिलाते हैं, ना में ना मिलाते थे वो लोग। लेकिन अब यहाँ से एक नई परंपरा की शुरुआत हो जा रही है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी अपनी परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं और इसी बीच भारत में बाल गंगाधर तिलक साहब भी अपनी परंपरा की शुरुआत करते हैं। एक बहुत बड़े उग्रवादी नेता के रूप में उभरते हैं, जो विरोध करना जानते हैं, जो अंग्रेजों से लड़ना जानते हैं, अंग्रेजों का सामना करना जानते हैं। तो जब नेशनलिज्म इन इंडिया की बात करेंगे तो हम लोग केवल गांधी जी के बारे में ही नहीं, बाल गंगाधर तिलक साहब, भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में बात करना है, क्योंकि ये सब इनसे जुड़े हुए मामले हैं। सांप्रदायिक पंचायत की बात होगी, कम्युनल अवार्ड की बात होगी, तो भीमराव अम्बेडकर साहब और गांधी जी के विचार आपस में जब उस समय नहीं मिलेंगे तो ये भी एक बहुत पूर्ण घटना रही है कि किस विचार में गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर साहब के विचार नहीं मिले। बाल गंगाधर तिलक अपनी पुस्तक मराठा और केसरी, इस समय की बात है, इस समय ये घटना घटी कि बाल गंगाधर तिलक भारत में अपनी पुस्तक, अपनी पत्रिका चला रहे हैं मराठा और केसरी। चलाने का भी एक रीजन रहा है कि 1905 ईस्वी में भारत में एक व्यक्ति का शासन है जिनका नाम है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया है कि बंगाल का विभाजन कर दिया है। अभी गांधी जी, हम ये देख रहे हैं कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन कर रहे हैं और उसी समय, ठीक उसी समय, लगभग का उसी समय का है कि भारत में भी आंदोलन चल रहे हैं। किसको लेकर के? तो बंगाल के विभाजन को लेकर के। लॉर्ड कर्जन एक बहुत ही चतुर बुद्धि के व्यक्ति थे, बहुत ही अक्लमंद व्यक्ति थे, जो लॉर्ड थे, गवर्नर बन करके आए थे यहाँ। तो उनका एक सोचना, एक विचार ये रहा कि क्यों ना हिंदू और मुस्लिमों को अलग कर दिया जाए या इन दोनों को लड़ाने का काम कर दिया जाए। तो उसमें बंगाल एक बहुत बड़ा इलाका रहा है, इसको हम विस्तार से देखेंगे। सिर्फ गांधी जी के साथ को रिलेट करना जरूरी है, इसलिए बता रहे हैं कि बंगाल एक बहुत बड़ा इलाका रहा है। तो इन जो लॉर्ड कर्जन यहाँ गवर्नर जनरल बनकर आए हैं, तो इन्होंने सोचा क्यों ना हिंदुओं को मुस्लिमों से लड़ा दी जाए। इसलिए बंगाल का जो हिंदू बहुल जो क्षेत्र है उसको अलग कर दिया 1905 में, और
मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को अलग कर दिया। ऐसे में झगड़े उत्पन्न हो गए हैं, झगड़े की शुरुआत हो गई है। हिंदू मुस्लिम को अलग करने की बात हुई, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एक हो गए हैं, जिसके कारण होता है कि 1912 ईस्वी में इस कानून को वापस लेना पड़ जाता है। बहुत विद्रोह होता है, बहुत विद्रोह होता है। इस विद्रोह में आप देखेंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले एक बहुत बड़े नेता तो थे ही, और प्रतिनिधित्व बहुत बड़े शक्तिशाली प्रतिनिधित्व वाले, क्षमता वाले उभर करके ये व्यक्ति आए ऊपर। ये एक साथ दो विद्रोह को देख रहे हैं। गांधी जी के द्वारा जो चलाया जा रहा है गिरमिटिया मजदूर की प्रथा, उस कानून को समाप्त करने के लिए भी ये भारत में आंदोलन कर रहे हैं, और बंगाल विभाजन की घटना है उसको भी समाप्त करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो गांधी जी के द्वारा तो वहाँ कानून, तो बहुत सारे कानून का उन्होंने तोड़ा है सत्याग्रह के माध्यम से। जैसे हम देखेंगे अभी पोल टैक्स का कानून है, लेकिन भारत में गोपाल कृष्ण गोखले हर क्षेत्रों का दौरा करके वो ये चाह रहे हैं कि इस कानून को समाप्त कर दिया जाए। और उनके प्रयास से, बहुत लोगों के प्रयास से बंगाल विभाजन की जो घटना है खत्म हो गया 1912 में। और इसी समय 1912 में कानून बन गया दक्षिण अफ्रीका में भी गिरमिटिया मजदूर वाले कानून की, गिरमिटिया मजदूर की प्रथा समाप्त कर दी जाए। तो एक साथ दो घटनाओं का समावेश हो गया। जैसे भारत में गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक कानून बना रहे हैं, और दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी इस कानून के विरुद्ध, गिरमिटिया मजदूर के कानून के विरुद्ध आंदोलन चला रहे हैं। तो ये दोनों कानून एक साथ अलग अलग देशों में हो रही घटनाओं को जोड़ने की बात है रही है ये। तो गिरमिटिया मजदूर की प्रथा 1917 में कानून बना दिया गया और इसे समाप्त कर दिया गया। और जब समाप्त कर दिया गया है तो याद रखेंगे, मैंने बताया था गिरमिटिया हम लोग बिहारी और उत्तर प्रदेश की जो भाषाएं होती हैं वो कुछ टेढ़ी मेढ़ी भाषाएं होती हैं। अंग्रेजी उस समय के लोगों को पता नहीं थी या जानते नहीं थे, मजदूर लोगों को अभी भी नहीं पता है कि क्या होता है। तो उस समय के मजदूर लोगों को एग्रीमेंट क्या पता होगा। ये गिरमिटिया मजदूर एक एग्रीमेंट की घटना रही कि 5 साल और 10 साल के एग्रीमेंट पे आप जा रहे हैं लंदन, दक्षिण अफ्रीका काम करने के लिए। तो ये एग्रीमेंट ना बोल करके ये लोगों को बोलना नहीं आ रहा है, तो ये एग्रीमेंटिया कर रहे हैं। यही बाद में गिरमिटिया बन गया और गिरमिटिया से गिरमिटिया बन गया है। तो ये घटना 1912 में कानून बना, नेशनल असेंबली में पास हुआ और इसे समाप्त किया गया 1917 में। वैसे तो ये घटना 1922 तक चलती रही, लेकिन कानून बना करके समाप्त 1917 में कर दिया गया है। तो इन सारी घटनाओं को हम देखेंगे। ये सारी घटनाएं हो चुकी हैं जो लोग और हम लोगों को विस्तार से देख चुके हैं। अब होगा क्या कि गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में मूवमेंट किया जाएगा, और ये जो मूवमेंट रहेगा ये बहुत ही विस्तार पूर्वक चलेगा। ये मूवमेंट रहेगा क्या, ये मूवमेंट ये है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी पोल टैक्स सिस्टम की शुरुआत करते हैं कि पोल टैक्स सिस्टम को किस तरीके से समाप्त किया जाए। पोल टैक्स की घटना जो है आखिर किस प्रकार से समाप्त होगी वो देखना है कि पोल टैक्स की घटना कैसे घटेगी। और मैं बता चुका हूँ कि पोल टैक्स एक सिलसिलेवार ढंग से मैंने बताया था कि पोल टैक्स क्या है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने कुछ कानून को समाप्त करने के लिए मूवमेंट की शुरुआत की है। अब हम देखेंगे उसको विस्तार से। तो पुरानी घटनाएं को हम देख चुके हैं, बार देख चुके हैं। इसी में एक घटना हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। वो घटना क्या रहेगी, तो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हो गया है इसमें। तो एक स्लाइड ले लेते हैं। इसमें होगा क्या कि एक मैरिज एक्ट देखेंगे। मैरिज एक्ट स्लाइड समाप्त हो गया, स्लाइड पूरी तरह से समाप्त हो गया। अभी सिर्फ ये स्लाइड आ रहा है। इसमें देख लीजिए सर, है ना। इसमें एक घटना रहेगी, बोरबर हो गया है, जुलूबर हो गया है। अब ये घटना को हम देखेंगे सिलसिलेवार ढंग से कि क्या है ये, कि गांधी जी यहाँ क्या करने आएंगे। तो यहाँ पर इनको दक्षिण अफ्रीका में करमवीर की उपाधि मिल चुकी है, दक्षिण अफ्रीका में इनको जुलू मेडल मिल गया है, दक्षिण अफ्रीका में इनको बोर अवार्ड मिल गया है। अब होगा क्या, यहाँ पर इनको, ये ब्लैक है, व्हाइट
दक्षिण अफ्रीका में बस 2 मूवमेंट बचे हैं, उसको देखेंगे हम लोग। तो दक्षिण अफ्रीका में एक पोल टैक्स की घटना है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में एक मैरिज एक्ट की घटना है। जो भारत से प्रवासी भारतीय या प्रवासी भारतीय जो यहाँ पहुंचेंगे उनकी एक घटना है कि इंडियन लोगों को यहाँ रहने नहीं दिया जा रहा है। जो लेबर बन करके आए हैं उन लोगों को यहाँ रहने नहीं दिया जा रहा है, उन लोगों को यहाँ से भगाया जा रहा है। 3 घटनाओं को हम देखेंगे दक्षिण अफ्रीका में। ये घटना घटती उसी समय है जब गांधी जी हिंद स्वराज पुस्तक लिख रहे हैं। हिंद स्वराज पुस्तक जो है 1910 में लिखा गया है। तो एक लाइन यहाँ पर 2 क्वेश्चन याद रखना है। इसकी शुरुआत हुई है 1910 में और इंडियन ओपिनियन याद रखने के लिए लिख दे रहा हूं, इंडियन ओपिनियन इसकी शुरुआत हुई है 1909 में। दोनों पुस्तक की विशेषता ये रही है कि इसमें गांधी जी जो थे अंग्रेजों के बारे में, कुछ एक्सप्लॉयटेशन के बारे में इसमें लिखा करते थे। हिंद स्वराज पुस्तक इसलिए लिखा गया था कि ये सत्याग्रह के सिलसिले में जो 1907 में गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत की है, वो सत्याग्रह के सिलसिले में ये कुछ दिनों के लिए लंदन गए हैं और जब लंदन से वापस आ रहे हैं तो लंदन से वापस आने के क्रम में इन्होंने इस पुस्तक की शुरुआत की है। इस बात को हम लोग विस्तार से देखेंगे, अच्छी तरीके से देखेंगे कि लंदन में ही लंदन क्यों गए थे, लंदन जाने के पीछे इनका क्या रीजन रहा। तो लंदन जाने के पीछे इनका कोई रीजन नहीं रहा है। लंदन जब ये जाते हैं तो सत्याग्रह के लिए ये वहाँ समझौता करने के लिए जाते हैं अंग्रेजों से, क्योंकि अंग्रेजों की मेन सरकार तो वही है। वहीं से वो लोग अपने गवर्नर को भेजते हैं यहाँ काम कराने के लिए, तो ये रीजन रहेगा। तो जब ये वहाँ से यहाँ आते हैं तो यहाँ पर ये क्या लिखते हैं कि यहाँ पर ये लिखते हैं हिंद स्वराज पुस्तक लिखते हैं। इस पुस्तक की बातें ये रहेगी कि इस पुस्तक में बहुत महत्वपूर्ण घटना ये रहेगी कि ये अपने विचार तो इसमें लिखते ही हैं। हिंद स्वराज पुस्तक में ये अपने विचार तो लिखते ही हैं, साथ में ये कहते हैं कि ये मेरे विचार हैं भी और मेरे विचार नहीं भी हैं। ऐसा गांधी जी ने क्यों कहा? गांधी जी को कहने का सबसे बड़ा रीजन ये रहा है कि गांधी जी ने ये अपने विचार से तो लिखा ही है, लेकिन बहुत बड़े बड़े विचारकों से प्रेरणा लेकर के उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। ये पुस्तक बहुत बड़ी पुस्तक नहीं है, इसलिए इस पुस्तक को जब गांधी जी इंग्लैंड से लिखते हुए आ रहे हैं, रास्ते में ही उन्होंने इस पुस्तक को लिख डाले। ऐसी मान्यता रही है, बहुत सारे विचारक कहते हैं कि गांधी जी दोनों हाथों से लिखा करते थे, तो एक हाथ जब थक जाया करता था तो दूसरे हाथों का प्रयोग कर लिया करते थे। तो रास्ते के दौरान ही इंडियन ओपिनियन पुस्तक, जब ये सत्याग्रह होगा हिंद स्वराज पुस्तक लिखेंगे ये। और जब ये लंदन से यहाँ आएंगे तो लंदन से जब ये यहाँ आएंगे तो ये क्या करेंगे कि यहाँ पर आ करके हिंद स्वराज पुस्तक का प्रकाशन करेंगे, प्रकाशन पब्लिश करेंगे। ये पब्लिश होगा कैसे? तो ये पब्लिश इस समय पब्लिश करने के लिए इनके पास एकमात्र रास्ता ये था कि वो अपनी पत्रिका इंडियन ओपिनियन में इसको छपवा दें। इंडियन ओपिनियन में इन्होंने अपनी पत्रिका हिंद स्वराज को छपवाया, बाद में इसका प्रकाशन हुआ है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है कि इंडियन ओपिनियन अलग पत्रिका है और हिंद स्वराज अलग पत्रिका है। हिंद स्वराज पत्रिका का पहला प्रकाशन गांधी जी के द्वारा इंडियन ओपिनियन में ही किया गया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कोई बहुत बड़ी पत्रिका नहीं रही थी, इसे इंडियन ओपिनियन में छाप दिया गया ताकि जनता तक तो पहुंच सके, कम से कम अपने विचार पहुंच सके। और इनके विचार बहुत लोगों से प्रेरणा लेकर के बनाया गया था, इसलिए गांधी जी ने कहा था कि मेरे विचार नहीं है, मेरे विचार हैं भी और मेरे विचार नहीं भी। तो गांधी जी में का दक्षिण अफ्रीका में 2 किताब लिखा गया, हिंद स्वराज, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, उन्हें 2 मेडल दिया गया, जुलू मेडल, बोअर मेडल। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की शुरुआत की।
जुलू आश्रम की शुरुआत, जुलू वॉर के बाद टॉल्स्टॉय आश्रम की शुरुआत की। इन सारी घटनाओं को एक बार मिला करके देख करके चलना पड़ेगा। तो इन सब घटनाओं का अध्ययन करते रहना है ताकि याद रहे। अब दक्षिण अफ्रीका में वो इस कानून को, ब्लैक एंड व्हाइट के कानून को, मैरिज एक्ट के कानून को तोड़ने के लिए ये सत्याग्रह कर रहे हैं। गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रह युद्ध नहीं है, नॉन वायलेंस पर ये सत्याग्रह आधारित है। तो नॉन वायलेंस पे ये सत्याग्रह किया जाएगा तो पोल टैक्स हर भारतीयों को यहाँ रहने के लिए कम से कम 3 पाउंड का टैक्स देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है कि जो लोग यहाँ 10 शिलिंग ही कमा रहे हैं वो लोग 3 पाउंड का टैक्स कहाँ से दे सकते हैं। 3 पाउंड उस समय बहुत बड़ा रकम हुआ करता था। शिलिंग छोटे मुद्रा थी, छोटे कॉइन्स थे, छोटे सिक्के थे। अब पाउंड बहुत बड़े सिक्के थे।